हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आर्म्स डिजिटल चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। हमने ऑलरेडी एक पार्ट वन निकाल चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हो और उसके बाद ये वाला वीडियो देखो। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज की वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को और इससे रिलेटेड सारे जितने की पॉइंट्स हैं, और फिर प्रीवियस ईयर से हम लोग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड इट मोर। तो चलो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। थोड़ा रिकैप के लिए, लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव का डिस्कशन किया था। हमने बहुत सारी चीजें उसमें मैंने आपको रिवाइज कराया था। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने रिवीजन किया था वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव, और कैसे ये दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए कुछ पार्ट डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है एन लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस की रिक्वायरमेंट है 2n-1 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें हमने इस पे की थी। कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसमें कैसे इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, वगैरह वगैरह। उसमें हमने ये भी एक पॉइंट डिस्कस किया था जो आज हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, कि अगर दो हमारे पास लाइट के सोर्सेस हो H1 एंड H2, अब दोनों एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, सेम कंपनी, सेम मैन्युफैक्चरिंग, सेम पावर, एवरीथिंग इज सेम, स्टिल ये जो दोनों सोर्सेस हैं वो कोहेरेंट नहीं होंगे। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस इन आवर रियल लाइफ कैन नेवर बी कोहेरेंट। उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस हो गई, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। और ये एक मेजर प्रॉब्लम था, या मेजर कह लो ऑब्स्टिकल था सेंचुरीज तक। ताकि तब जब लोगों को नहीं पता चल रहा था कि लाइट वेव हो सकता है, क्योंकि लाइट का इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लोग दो अलग अलग सोर्स यूज कर रहे थे जो कभी कोहेरेंट होते ही नहीं थे, और जिसकी वजह से लोगों को लगता था कि लाइट इंटरफेरेंस शो ही नहीं कर सकता, तो शायद वो वेव भी नहीं होना चाहिए, और मे भी शायद वो पार्टिकल होना चाहिए। इसलिए मोर पीपल वर इंक्लाइन टुवर्ड्स न्यूटन पार्टिकल्स थ्योरी रादर देन हाइजेंस वेव थ्योरी। क्रिश्चियन हाइगन्स जो थे उनकी वेव थ्योरी को लोग उतना नहीं मान रहे थे। बट ये सब चेंज हुआ जब फाइनली एक यंग एक साइंटिस्ट नेम थॉमस यंग ने इस चीज को ठीक किया, कोहेरेंसी वाली जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया, वेरी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, जो आज के टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट जो है उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है लाइट की स्टडी में वो बहुत बड़ा है। और उन्होंने किया था बहुत ब्यूटीफुली, वेरी सिंपल मेथड यूज किया बट बहुत ब्यूटीफुली इसको किया था उन्होंने, कि किस तरह से उन्होंने शो किया कि लाइट जो है वो एक इंटरफेरेंस शो कर सकता है। उन्होंने लाइट के इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाया और वर्ल्ड को शो भी किया, और ये प्रूव किया कि लाइट इज अ वेव, कि लाइट डू कैरी द नेचर ऑफ वेव एंड इट कैन शो इंटरफेरेंस और मेनी मोर प्रॉपर्टीज जो वेव के पास होते हैं। तो चलो आज इसी की हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने शो किया, कैसे उन्होंने कोहेरेंट सोर्सेस को अचीव किया। तो यंग्स ने क्या किया, प्रॉब्लम हमारे पास यही यही थी कि लाइट के दो अलग अलग सोर्स ले लिए इंटरफेरेंस के लिए, तो वो कभी कोहेरेंट होते नहीं थे और कभी इंटरफेरेंस पैटर्न बन नहीं पाता था, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए कोहेरेंट सोर्सेस होना बहुत जरूरी है। ऐसे सोर्सेज जिनका फेज डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है उनको हम कोहेरेंट बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, rather than taking two light sources, उन्होंने क्या किया, एक ही सोर्स लिया। उन्होंने सोडियम लैंप लिया। ये सोडियम लैंप काइंड ऑफ रेडिश कलर के लाइट जो है एमिट करता था, तो उन्होंने सोडियम लैंप लिया। उस टाइम पे ये अवेलेबल था, काफी पुराने टाइम की बात है, उस टाइम पे बल्ब नहीं हुआ करते थे ऑब्वियसली, तो उन्होंने लैंप यूज किया। ये काइंड ऑफ एक मोनोक्रोमेटिक लाइट एमिट करता था रेड के आसपास। तो उन्होंने एक ही सोर्स लिया, दो सोर्स नहीं लिया, एक ही सोर्स लिया। इस सोर्स को एक होल से पास होने दिया, और उसके सामने एक, समझ लो एक बैरियर लगाया लाइट के सामने, और उसमें दो छोटे होल कर दिए। इस तरह से दो छोटे होल कर दिए। ठीक है, तो लाइट इस फर्स्ट होल से पास होता था, फिर ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ये जो वेव फ्रंट है वो सेकेंड बैरियर तक आते थे। अब क्या होता था, ये जो सेकेंड बैरियर है वो मोस्ट ऑफ द लाइट ब्लॉक कर देता था, बट यहां से लाइट, ये जो छोटे छोटे दो स्लिट्स बनाए, इनको हम स्लिट्स बोल रहे हैं, स्लिट S1 एंड स्लिट S2, यहां से लाइट एंटर कर जाता था, बाकी पूरा ब्लॉक हो जाता था। अब जब यहां से लाइट एंटर करता था,
तो ये काइंड ऑफ दो बल्ब की तरह बन जाता था। यहाँ से जैसे बेसिकली अब लाइट यहाँ से आगे एंटर करेगा तो ऐसा लगेगा ना लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये एक बल्ब हो गया। और लाइट इस वाले ओपनिंग से आ रही है तो ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ से अगर आ रही है तो ये दूसरा बल्ब है। तो अगर स्क्रीन पर देखोगे, लास्ट हमारा स्क्रीन है जिसके ऊपर पैटर्न बनता है, स्क्रीन की साइड से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा दो दो बल्ब है, जबकि वो क्या है, बल्ब नहीं है, बस दो होल्स बना दिए थे जो दो अलग अलग सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, लाइट के सोर्स की तरह। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, क्योंकि ये सेम ही बल्ब से दोनों लाइटें आई हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम होगी, और दोनों जो लाइट, ये जो होल्स बनाए या स्लिट्स बनाए, वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज की तरफ बिहेव करेंगे। वो दोनों सेम ही लाइट से आए, सेम ही सोडियम लैंप से आए, बट सेपरेट हो गए। उनके वेव फ्रंट्स यहाँ पर होल्स स्लिट्स की वजह से सेपरेट हो गए। इस मेथड को हम बोलते हैं, तो वाईडीएससी वाले जो मेथड है इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक वेव फ्रंट, लाइट की एक वेव फ्रंट को ही स्लिट्स का यूज करके दो वेव फ्रंट में तोड़ देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि दो अलग अलग हमारे पास लाइट के सोर्स मिल गए जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम है, और जिसकी वजह से वो दोनों कोहेरेंट हो जाते हैं। अब यहां से आने वाली जो लाइट्स हैं, यहां से आने वाली जो लाइट्स हैं, दोनों होल से या दोनों स्लिट से आने वाली जो लाइट्स हैं, वो इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और उनकी ओवरलैप से आपको कंस्ट्रक्टिव, कुछ जगह कंस्ट्रक्टिव देखने को मिलता है जिसको हम मैक्सिमाज भी बुलाते हैं, और कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव देखने को मिलता है जिसको हम मिनिमाज बुलाते हैं, डिपेंडिंग ऑन पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स। और इस तरह से पूरे स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पे शो किया, ऐसे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आपको विजिबल हो जाते हैं। ब्राइट रीजन वो होता है जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो वेव्स ओवरलैप होके काफी अच्छी ज्यादा इंटेंसिटी देती है, इसलिए ब्राइट हो जाता है। और जो डार्क रीजन है वो रीजन है जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और उससे वेव एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, जैसा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होता है, और वहां पे लाइट कंप्लीटली खत्म हो जाती है, इसलिए वहां कंप्लीट पिच डार्क ब्लैक बन जाता है। और इस तरह से आपको बैंड बन जाते हैं, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरह से आपको पूरे स्क्रीन पे दिखता है कंटिन्यूसली। एंड इस पैटर्न को, ये जो ब्राइट एंड डार्क बैंड का इस तरह से स्ट्रक्चर है, इसको हम बुलाते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसको देखने के लिए लाइक सदियों से, लिटरली सदियों से लोगों की आंखें तरस गई थी, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, लिटरली तरस गई थी आंखें, क्योंकि लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसने पूरा गेम चेंज कर दिया लाइट की स्टडी को लेकर, क्योंकि इसके बाद ये प्रूफ हो गया ये पैटर्न देखकर कि लाइट इज अ वेव, क्योंकि पार्टिकल्स ये नेचर शो नहीं कर सकते, ओनली वेव नेचर ऑफ लाइट कैन शो दिस टाइप ऑफ पैटर्न। तो ये पूरा थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट था। आपको मैं अभी बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीजें और भी थी, बट ओवरव्यू ये है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग टू स्लिट्स S1 एंड S2, हम लाइट को, एक ही लाइट को पास करते हैं दो स्लिट से, जिससे दोनों स्लिट जो होते हैं वो सोर्स बन जाते हैं लाइट के, एक नए दो बल्ब की तरह बन जाते हैं। और वहां से जब लाइट एंटर करती है स्लिट से आगे, तो वो स्क्रीन पर ओवरलैप होती है, दोनों जगह से जो लाइटें आ रही है वो स्क्रीन पे ओवरलैप होती है और उनमें इंटरफेरेंस होता है। अब डिपेंडिंग ऑन पाथ डिफरेंस, और मोर एक्यूरेटली डिपेंडिंग ऑन फेज डिफरेंस, कहीं पर कंस्ट्रक्टिव होता है तो वहां ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट ब्राइट लाइट आ जाती है, और जहां पे कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है जहां पे कंप्लीट डार्क हो जाता है, इन यू गेट दिस इंटरफेरेंस पैटर्न। हमें इस टॉपिक के अंदर जो हमारे क्वेश्चन है वो इस चीज के ऊपर है कि हमें ये निकालना है कि बताओ ये जो ब्राइट बैंड बन रहा है, या जिनको हम फ्रिंज बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो जो ब्राइट वाला रीजन है उसको ब्राइट फ्रिंज बोला जाता है। आप चाहो तो इसको मैक्सिमा भी बोल सकते हो, साउंड में तो हम इनको मैक्सिमास बोलते हैं, लाइट में इनको फ्रिंज बोला जाता है। और जो डार्क वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज, ऑब्वियसली डार्क फ्रिंज। हमें इन सब की लोकेशन निकालनी है, ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व करेंगे, इनकी लोकेशन फाइंड करेंगे कि ये जो फ्रिंजेस बन रहे हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं, कितनी दूर बन रहे हैं, कितनी थिकनेस के बन रहे हैं,
इन सब चीजों पे हमारा सिलेबस है जिसको हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, ये पैटर्न जो है कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं स्क्रीन के ऊपर। दीज आर रियल फोटोग्राफ फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। तो जब हम बेसिकली, ये एक्चुअली रेड कलर का दिखना चाहिए, बट क्योंकि इसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट किया तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, नहीं तो स्टार्टिंग में रेडिश कलर का दिखता है। ओके, जो तो डार्क एरिया वो तो डार्क ही दिखता है, बट जो ब्राइट एरिया जो अभी व्हाइट दिख रहा है वो काइंड ऑफ रेड की तरह होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से फ्रिंजेस आपको दिखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रिंजेस जो है थोड़ा कर्व दिख रहे हैं, और ये कर्व नथिंग बट क्या होते हैं, हाइपरबोला होते हैं, हाइपरबोला। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो फ्रिंज पैटर्न होता है ना स्क्रीन के ऊपर, वो जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते हैं वो एक्चुअली हाइपरबोला शेप के होते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा कर्व दिखते हैं। बट अगर हम अपने स्क्रीन की डिस्टेंस को थोड़ा मैनेज करें, ये वाली जो डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और जो दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन जो है, दो स्लिट के बीच का गैप, ये वाला जो गैप है, अगर ये दो चीजें मैनेज करें, ये स्मॉल डी से मेजर करते हैं, ये कैपिटल डी से मेजर करते हैं, तो अगर हमने स्क्रीन की डिस्टेंस को काफी लार्ज रखा एज कंपेयर टू स्लिट की डिस्टेंस को, तो एक्चुअली ये जो पैटर्न है वो काफी हद तक स्ट्रेट बन जाता है। इसीलिए कई सारे बुक में या मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये जो फ्रिंज पैटर्न है वो स्ट्रेट ही दिखाया जाता है, क्योंकि हम लोग ये इंश्योर करते हैं अपने क्वेश्चंस में या अपने एक्सपेरिमेंट्स में कि जो डी की वैल्यू, तो इफ डी की वैल्यू ग्रेटर देन स्मॉल डी है तो आपके फ्रिंज पैटर्न कैसे दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। एक्चुअल होते हाइपरबोलाज है, बट इस कंडीशन की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रेट ही कंसीडर करके चलने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये कंडीशन मैच होती है। ठीक है, इसलिए तो काफी अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम पैटर्न पे अब कुछ और पॉइंट्स जो इसके रिगार्डिंग याद रखना है। YDSC में डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट टेक प्लेस करता है, जिसकी वजह से हमें कोहेरेंट सोर्सेस मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ कोई पूछे कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कोहेरेंट सोर्सेस कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो फ्रॉम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से यूजिंग टू स्लिट्स हम एक लाइट फॉल करते हैं जिससे वेव फ्रंट डिवाइड हो जाते हैं, तो उससे हमें कोहेरेंट सोर्सेस मिलते हैं। इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज, मान लो वन ऑफ द स्लिट्स क्लोज कर दिया, विच मीन की लाइट एक सोर्स से आना बंद हो गया, अब बचा सिर्फ एक ही सोर्स है, और एक सोर्स अपने लाइक इंटरफेरेंस शो नहीं कर सकता, वो तो एक सिंगल सोर्स हुआ ना। इंटरफेरेंस के लिए एटलीस्ट टू सोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस केस में आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो डिसअपियर हो जाएगा, और आपको स्क्रीन पे कोई ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज नहीं दिखेगी, बस रोशनी दिखेगी ऊपर से लेकर नीचे तक, जहां तक भी लाइट पहुंच सकती है वहां तक रोशनी दिखेगा आपको। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो डिसअपियर हो जाएगा अगर वन ऑफ, तो क्योंकि वहां पर एक ही सोर्स बच पाएगा। उसके बाद इफ व्हाइट लाइट इज यूज, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट भी इंटरेस्टिंग, कि अगर इसी एक्सपेरिमेंट में व्हाइट लाइट यूज किया गया विच इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक, व्हाइट लाइट में आपको पता है बहुत सारी वेवलेंथ या ऑल कलर्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होता है, ये जो हमने डायग्राम दिखा है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट से बनाया गया, जो एक सिंगल लाइट हो, आइदर रेड और ग्रीन और येलो इस तरह से। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट से पैटर्न ऐसे दिखता है, ग्रीन कलर से बनाया हुआ एक्चुअल फोटोग्राफ आपको खींच के दिखाया, तो ग्रीन कलर का पैटर्न ऐसा दिखता है कुछ अप्रोक्सीमेटली। बट अगर हमने व्हाइट लाइट यूज किया तो जो आपके फ्रिंज होंगे वो कलर्ड होंगे, बहुत सारे कलर, जैसे दिख रहा है ये रहा व्हाइट वाला है नीचे की तरफ, तो ये देखो कलर्ड फ्रिंजेस आपको दिखेंगे यहाँ पे, लाइक यहाँ कोई ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस नहीं होंगे, कुछ आपको उतना कुछ खास ब्राइट और गैप नहीं दिखेगा, कोई डार्क भी नहीं दिखेगा, कलर्ड फ्रिंज दिखेगा, मतलब आपकी स्क्रीन जो है कलरफुल हो जाएगी, रेनबो लाइट टाइप के, तो वो रेनबोज बन जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फ्रिंजेस कलर्ड होंगे और अनइक्वल विथ के होंगे, क्योंकि प्रॉपरली कोई विथ बन नहीं पाएगी इसमें। और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेंट्रल वाली फ्रिंज है, सबसे बीच वाली जो फ्रिंज है, अभी इसको हम समझेंगे कि सेंट्रल फ्रिंज किसको नाम दिया जाता है, बट आप ऐसे समझ लो, अभी जो सबसे बीच वाली होती है जो आपके स्लिट के जस्ट सामने मिड पॉइंट के सामने होती है, वो सेंट्रल ब्राइट जो होता है व्हाइट बनता है। तो अगर हम व्हाइट लाइट यूज करें तो आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रल ब्राइट जो है वो ग्रीन कलर का है, क्योंकि ग्रीन कलर यूज किया था। बट अगर आप व्हाइट कलर यूज करते हो तो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा सेंट्रल ब्राइट प्रिंट। तो सेंट्रल ब्राइट प्रिंट जो होता है वो कलरफुल नहीं होता, वो व्हाइट कलर का आता है। और उसके एजेस जो है, जैसे इसमें लिखा है
एजेस जो है वो रेडिश कलर के होते हैं। तो ये जो है ये वाइट, आपका वाइट फ्रिंज है ना। अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं वाइट फ्रिंज, याद रख सकते हैं वाइट फ्रिंज विद रेड एजेस, विद रेड एजेस। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन है, नॉर्मली आता है वाईडीएससी में। अगर व्हाइट लाइट यूज किया तो क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट जो होगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो सबसे बीच वाला है, वो व्हाइट कलर का होगा, उसके एजेस रेड कलर के होंगे, क्योंकि रेड कलर का जो फ्रिंज भी है सबसे ज्यादा आता है इसकी वजह से। और बाकी सारे फ्रिंजेस जो है स्क्रीन पर वो सब रंगीन होंगे, सब कलरफुल होंगे, रेनबो के टाइप का। तो ये चीजें याद रख सकते हो। अब व्हाइट लाइट क्यों यूज करते हैं, मतलब व्हाइट लाइट का क्या फायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हाइट लाइट का फायदा ये है कि अगर आप ऊपर वाले पैटर्न में अभी देखोगे जो ग्रीन से बना हुआ है, ग्रीन कलर के पैटर्न में, यहाँ पे तो अभी आपको दिख रहा होगा n=0 लिखा है, इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये सेंटर वाला है। बट मान लो अगर n=0 हम हटा दें, वो तो हमने लिखा है ना, आपकी स्क्रीन पे ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि बीच वाला कौन सा है। क्योंकि एक छोटी सी जगह में ना, इन रियलिटी एक छोटी सी जगह में कम से कम 50 फ्रिंजेस हो सकते हैं, एक छोटी सी डिस्टेंस में। तो ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि सेंटर वाला कौन सा है। समटाइम्स हमें वो पता करना रहता है कि सेंटर वाला कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, व्हाइट लाइट यूज करते हैं। जब हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो जो सेंटर वाला है वो व्हाइट बनेगा, बाकी कलरफुल बनेंगे। तो जो जहां पे व्हाइट बन रहा होता है, हम हमें पता चल जाता है कि वो सेंटर है, और वो सेंट्रल लाइन पता चल जाती है कि ये सेंटर है आपके स्लेट का। तो वहां पे हम एक लाइन मार्क कर सकते हैं, डिनोटिंग कि ये हमारा सेंटर है। और फिर अब अगली बार जब हम ग्रीन कलर से फ्रिंज बनाएंगे, और तो जो उस लाइन के ऊपर फ्रिंज बन रहा होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटर वाला है। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, इससे पता चल जाता है। तो इस तरह से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए भी हम यूज करते हैं व्हाइट लाइट को, या किया जा सकता है इस तरह से। तो ये कुछ और पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं कैसे निकाले कि कौन सी फ्रिंज किस लोकेशन पे बनेगी, जो एक्चुअली हमारा काइंड ऑफ मेजर मेन टॉपिक भी है इसमें। ये फाइंड करना कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, कितनी दूर बनेगी। तो उसके लिए हम लोग अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मान लो, इमेजिन करो इस तरह से, हमारे पास जैसे बताया दो सोर्स हैं लाइट के। तुम कहोगे सर दो सोर्स कहाँ है, एक ही सोर्स था ना, ये तो दो स्लिट्स हैं। यू आर राइट, ये दो स्लिट्स हैं। बट बोलने के लिए, क्योंकि लाइट यहीं से आ रही है, अगर कोई इधर स्क्रीन से देखेगा तो उसको दो बल्ब ही दिखेंगे, इसको लगेगा दो स्लिट से लाइट आ रही है, मतलब दो बल्ब लगा रखे हैं, उसको फील ऐसा होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते टाइम तो यही बोलते हैं कि दो सोर्स हैं, दो, S1 एंड S2, और वहां से लाइट आ रही है, और दोनों से जो लाइट आ रही है वो क्या है, आपस में कोहरेंट है, मतलब। ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आ तो एक ही सोर्स से रहा है। तो मान लो, बोलने को आगे से हम लोग इसको S1 और S2 को सोर्सेस ऑफ लाइट ही बोलेंगे। ठीक है, तो S1 से जो लाइट आ रही है, मान लो P पॉइंट पे हमें पता करना है कि बताओ P पॉइंट पर अगर वहां पर एक ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो वो लोकेशन क्या है, कितनी दूर बन रहा है। तो हमें ये लोकेशन निकालना है। वाई की इसको नाम दे देते हैं वाई डिस्टेंस। ठीक है, जनरली हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस डायग्राम में एक्स से रिप्रेजेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंट्रल लाइन है, याद है मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले कि सेंट्रल लाइन ढूंढना पड़ता है। तो ये देखो सेंट्रल लाइन है, ये ढूंढना पड़ता है पहले हमें। अगर इसको नहीं ढूंढोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है। तो ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है, ये सेंट्रल लाइन है जो आपको काफी यूजफुल रहता है। चलो, सेंट्रल लाइन। अब सेंट्रल लाइन से वाई डिस्टेंस ऊपर हमें यह जानना है कि इस पॉइंट पर, पॉइंट पी पर, ब्राइट फ्रिंज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और वो कौन सा फ्रिंज बन रहा है वो निकालना है, और उसकी कौन सा ऑर्डर का बन रहा है, ये सारी चीजें निकालना है। तो एक चीज हमें पता है कि फॉर मैक्सिमा ब्राइट तब बनता है ना जब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। तो फॉर मैक्सिमा एट पी, अगर हम चाहते हैं कि पी पे ब्राइट रीजन बने, तो उसके लिए वहां कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा। पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें बस पार्ट डिफरेंस निकालना है। अब देखो, पार्ट डिफरेंस निकालने का जो तरीका है उसको समझो। हम मानेंगे कि ये सोर्स है हमारा S1, ये सोर्स है हमारा S2। हम दो अप्रोक्सीमेशन लेने वाले,
पहला अप्रोक्सीमेशन जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्क्रीन की डिस्टेंस एक्चुअली बहुत ज्यादा रखते हैं इन कंपैरिजन टू स्लिट की डिस्टेंस। तो ये अगर स्लिट की डिस्टेंस है तो ये हम ज्यादा रखते हैं, सॉरी कम रखते हैं एज कम्पेयर टू ये जो स्क्रीन की डिस्टेंस है। तो कैपिटल डी हम लोग काफी लार्ज रखते हैं। तो इसकी वजह से होता है क्या है, क्योंकि स्क्रीन फार अवे है तो इन दोनों से आने वाली जो लाइट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली पैरेलल कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि लाइट बहुत दूर जाके मिलने वाली है इन्फिनिटी पे, ऐसे समझो ना बहुत दूर स्क्रीन है ना दोनों, तो उनको ऐसा लगे हम अप्रोक्सीमेटली कंसीडर कर सकते हैं कि दोनों से आने वाली जो लाइट है वो क्या है, पैरेलल है इस कंडीशन की वजह से। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डी ग्रेटर देन जीरो होने से दोनों लाइट को पैरेलल कंसीडर किया जा सकता है। और पैरेलल कंसीडर कर ले तो हमारे पास एक ट्रिक मिल जाता है कि हम पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और इतना हिस्सा जो है वो आपका पाथ डिफरेंस बन जाता है, जो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये डिस्टेंस डी है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस डी है। तो ये वाला जो पार्ट डिफरेंस वाला हिस्सा है ये कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा, बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। और यही आपका पार्ट डिफरेंस है क्योंकि इसके आगे दोनों वेव एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो पार्ट डिफरेंस बन जाता है। तो आपका पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, डी साइन थीटा। बट जो एक एवरेज स्टूडेंट भूल जाता है, आप में से कई सारे लोग हैं जो इसको रट के चलते हो, जो कि ठीक है कुछ क्वेश्चनों में काम चल जाता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है अगर ये चीज़ आप नहीं याद रखते हो। बट मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आपको थोड़ा सा ट्रिक करना हो वो कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये तभी वैलिड है अगर ये ग्रेटर देन दिया हुआ है आपको सवाल में, इफ इन ओनली इफ। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप पार्ट डिफरेंस ऐसे नहीं निकाल सकते। दिस इज नॉट द आंसर फॉर पार्ट डिफरेंस इफ डी इज नॉट ग्रेटर देन कैपिटल स्मॉल डी। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक नहीं मेंशन किया आप ये कंसीडर करके चल सकते। दूसरा, हम ये भी मानते हैं क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत स्मॉल है तो इसको हम क्या रखेंगे, अब फॉर मैक्सिमा तो हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा हमें पता है कि पार्ट डिफरेंस कितना रखना पड़ेगा, एन लैम्डा, और पार्ट डिफरेंस हमने अभी निकाला डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एन लैम्डा। तो यहां से देखो साइन थीटा कितना आ जाएगा, एन लैम्डा बाई डी, ठीक है, एन लैम्डा बाई डी आ जाएगा। जिससे हम ये बता सकते हैं, अब ये थीटा क्या है उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। थीटा जो है उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे हम सॉल्व कर रहे हैं उस पॉइंट का सेंट्रल लाइन से, ये जो सेंट्रल लाइन था उस लाइन से उसका पोजीशन है एंगल थीटा। तुम कहोगे सर ये भी एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा है, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि अगर ये कैपिटल डी बहुत बड़ा है तो ये सारी लाइंस आपस में पैरेलल हैं अप्रोक्सीमेटली, माना जा सकता है, इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो थीटा जो है वो उस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, थीटा इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो अगर आपको एंगुलर पोजीशन कभी पूछा जाता है तो मतलब आपको ये निकालना है, थीटा निकालना है। बट पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है कि इस केस में अगर लैम्डा, लाइट की अगर बात करें तो लाइट के लिए लैम्डा बहुत छोटा होता है, स्पेशली विजिबल लाइट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो नैनोमीटर रेंज में आता है ना, अराउंड 400 नैनोमीटर से शुरू होकर 700 नैनोमीटर के आसपास अपनी विजिबल लाइट आती है। तो ये नैनोमीटर में है तो ये वैल्यू काफी स्मॉल हो जाती है, जिससे ये ओवरऑल वैल्यू जनरली काफी स्मॉल रहती है, मतलब लेस देन 10⁻⁴, 10⁻3, 10⁻⁵, तो ये वैल्यू बहुत स्मॉल आती है और उसकी वजह से एंगल भी बहुत स्मॉल आएगा। एंड दैट इज वाई हम सेकेंड इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। इफ, नेक्स्ट पहला तो हो गया था वो डी वाला, अब क्या, इफ थीटा इज स्मॉल, जो कि नॉर्मली विजिबल लाइट के लिए होता है, ठीक है, नॉर्मल केसेस में होता है, तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली रिप्लेस कर सकते हैं किससे, टैन थीटा से भाई, है ना। साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा के बराबर आ जाएगा और जिसकी वजह से यही इक्वेशन बन जाएगी अब एन लैम्डा बाई डी।
अब tan थीटा ट्रायंगल में देखो, अगर आपको दिख पा रहा है इधर, दिख रहा है tan थीटा किसके बराबर है? ये है y जो बताया था ना लोकेशन, और ये है डिस्टेंस d। तो ट्रायंगल में देखोगे तो tan थीटा किसके बराबर आएगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दोनों आ जाएगा। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहां पर हम लिखेंगे y बाई डी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला आ गया फॉर मैक्सिमस फॉर ऑल ब्राइट फ्रिंज। y की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? n लैम्डा डी बाई डी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डेरिवेशन अगर आपको समझ में आता है अच्छी बात है, और आना चाहिए। अगर कोई मेंस और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कर रहा है तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें जो ये बताया ना इफ वाला पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये फॉर्मूला एवरेज बच्चा रख लेता है, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट ऑफ द सवाल हो जाएंगे मेंस लेवल पे। बट रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड इफ थीटा इज स्मॉल। किसा कोई ऐसा केस दे दिया जिसमें थीटा स्मॉल नहीं है, जो कि हो सकता है पॉसिबली, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला नहीं यूज कर पाओगे फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। अभी के लिए अगर ये दोनों फॉर्मूलाज वैलिड है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल डी और थीटा स्मॉल है, तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये चीज सभी स्टूडेंट याद नहीं रखते, दिक्कत वहां फिर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन में वो लोग फंस जाते हैं। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये तभी यूज करना है इसमें, और इसको याद क्या रखना है, ये जो है ये है डिस्टेंस, ये बेसिकली पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन। अब तुम कहोगे सर nth कैसे आया, हम तो एक निकाल रहे थे ना। नहीं, इसमें सबका आंसर आया, क्योंकि n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन। देर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, और सबकी लोकेशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एन लैम्डा डिवाइडेड, आप बस पुट करते जाओ। जैसे n इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू क्या आएगा? 0। इसका मतलब y इक्वल टू 0 पे एक फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज होगा। फिर n इक्वल टू 1 डालो तो लैम्डा डी बाई डी, तो इस डिस्टेंस पे दूसरा ब्राइट फ्रिंज होगा, एंड सो ऑन इट विल बी ऑन द होल स्क्रीन। जैसे कि यहाँ पे देखा था, तो बहुत सारे देखा था ना, बहुत सारे ब्राइट फ्रिंजेस। तो एक n इक्वल टू 0, एक n 1 2 3, सारे ब्राइट फ्रिंज। अब ये सारी लोकेशन निकाल सकते हो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करके, ये ना इस फॉर्मूले को यूज करके। सिमिलरली, मैं अब पूरा तो नहीं करा रहा, बट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द सेम मेथड कि फॉर डार्क फ्रिंजेस बाकी सब कुछ सेम है, इसमें एक ही चीज तो चेंज होगा। डार्क फ्रिंजेस के लिए ये जो n लैम्डा है वो नहीं होगा। डार्क फ्रिंजेस के लिए कितना होगा? ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, जिसको हम बोलते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। बस यहाँ चेंज आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग आप सॉल्व करोगे तो डार्क फ्रिंज के लिए लोकेशन जो आ जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। ठीक है, ये आपके डार्क फ्रिंजेस के लिए आ गया आंसर। तो इस तरह से याद रख सकते हो। जहां पर n इंपॉर्टेंट, हाँ सब लोग रटने को तो फटाफट रट लेते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर n जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ 0 से शुरू होता है, वहां 1 से शुरू होता है। ठीक है, तो 1 आप पुट करोगे तो कितना आएगा? फर्स्ट डार्क फ्रिंज कितने डिस्टेंस पे आएगा? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। फर्स्ट डार्क, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, सॉरी 2D है ना, फॉर्मूले में 2D आते हैं। तो लैम्डा स्मॉल डी बाय 2D। तो इस तरह से आप सारे डार्क लोकेशन निकाल सकते हो आपके स्क्रीन पर, एन की वैल्यू पुट करते जाओ। अब एन का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, इन एन को, ये वाला एन या ये वाला एन, क्योंकि ये आपके नंबर बता रहे हैं कि कौन से वाले फ्रिज के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, 0 वाला, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, इस तरह से। तो इनको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 10th वाला बताओ, तो एन की वैल्यू 10th। मैं बोलूँ आप मुझे 5th डार्क फ्रिंज बताओ, तो एन की वैल्यू 5। तो ये ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं आपके फ्रिंज का। तो ऐसे पूरा पैटर्न आप बना सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये दोनों लोकेशन याद कर सकते हो, और ये आपकी लीनियर पोजीशन है। एक बार लीनियर पोजीशन पता हो तो वहां से आप एंगुलर पोजीशन भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको एंगल फाइंड करना हो तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आएगी आपका डार्क फ्रिंज की जो लोकेशन है। फ्रिंज विथ, वेरी इजी टॉपिक, और मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो हमें फ्रिंज विथ क्या होता है, जो ये आप पैटर्न देख रहे हो ना, जो आपको पैटर्न दिखाया था, आपको दिखेगा जो YDSC का पैटर्न है,
इधर क्या और वेट, जो YDHC का पैटर्न होता है ये काफी यूनिफॉर्म होता है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में बिलोंग करते हैं। आप देखोगे इसके जो फ्रिंज की विड्थ है, जो जितने भी डार्क फ्रिंजेस हैं, जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, वो सब ऑलमोस्ट इक्वल विड्थ के हैं। तो इन फ्रिंजेस की जो विड्थ आती है उसको हम फ्रिंज विड्थ बुलाते हैं। ठीक है। और फ्रिंज विड्थ निकालने का तरीका, हम क्या करते हैं, अ, किसी भी दो एडजेसेंट ब्राइट फ्रिंज या किसी भी दो एडजेसेंट डार्क फ्रिंज का गैप निकाल सकते हैं। तो जैसे ऐसे समझ लो, अगर हम सेंट्रल ब्राइट को देखें, n=0 वाला, तो हर n=0 वाला आपका जो है, n=0 वाला जो है वो एक मैक्सिमा है, ब्राइट फ्रिंज है। और उसके दोनों साइड पर n=1 वाले ऊपर और नीचे दोनों साइड डार्क फ्रिंजेस आएंगे। तो अगर मुझे जानना है कि ये ब्राइट फ्रिंज टोटल कितनी थिकनेस का है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देख लूंगा कि जो आपके दोनों साइड फर्स्ट डार्क फ्रिंज है उसमें गैप कितना है, यही आपका बन जाएगा फ्रिंज विथ। ये आपके ब्राइट का गैप हो गया, ये ब्राइट की विथ हो गई। और ऐसे सेम आप सभी का निकालोगे, सेम ही आएगा। तो ये जो डिस्टेंस आता है विथ ऑफ अ फ्रिंज, आइदर डार्क और आइदर ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि दोनों का सेम रहता है इंटरफेरेंस पैटर्न में, तो इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विथ। और इसका फॉर्मूला आता है जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये जो फ्रिंज विथ होता है ये डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। कौन सी वेवलेंथ आप यूज कर रहे हो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो अगर मैं आपसे इन जनरल पूछूं कौन सी विजिबल लाइट यूज करें ताकि सबसे ज्यादा फ्रिंज विथ है, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। और इसलिए हम इंटरफेरेंस पैटर्न में कोशिश करते हैं, मतलब अच्छा होता है अगर आप रेड कलर यूज करोगे इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए, क्योंकि उसके बीच में फ्रिंज विथ सबसे ज्यादा आएगी और आपको पैटर्न बहुत अच्छे से विजिबल होगा स्क्रीन के ऊपर नेकेड आई से। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं, बट सवाल में तो कोई भी कलर आ सकता है, बट जनरली एक्सपेरिमेंट रेड कलर से किया जाता है। इसी के साथ हमें एक और चीज समझना है, तो ये तो आपका फ्रिंज विथ हो गया, तो फ्रिंज विथ। दूसरा हम बात करेंगे एंगुलर फ्रिंज विथ। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विथ क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखो, ये आपका फर्स्ट डार्क इस साइड, फर्स्ट डार्क इस साइड, और बीच में पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, पूरा ब्राइट फ्रिंज है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी सेंट्रल लाइन है। तो ये जो आपका दोनों साइड से, अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं अपने स्लिट के मिड पॉइंट से दोनों एंगल ड्रॉ करूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो फ्रिंज है सेंट्रल वाला, ये कितना एंगल फॉर्म करेगा एट द सेंटर। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका विथ होगा उतना ज्यादा ये बड़ा एंगल बनाएगा सेंटर पे। तो ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है एंगुलर फ्रिंज विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो इस केस में ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो आपका लीनियर फ्रिंज विथ है, जो कि बीटा अभी लिखा, और ये वाली डिस्टेंस स्लिट से लेकर स्क्रीन तक की ये डिस्टेंस डी होती है। तो एक्चुअली आप इन दोनों में एक फॉर्मूला बना सकते हो अल्फा बीटा में। आप कैसे करोगे अल्फा बीटा में, आप ऐसे करोगे, आप इसको क्या मानोगे, आर्क मानोगे। तो आपको इफ यू रिमेंबर बीटा विच इज लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, एंगल मेड एट द सेंटर विच इज अल्फा इंटू रेडियस, और इस केस में रेडियस हो जाएगा डी, जो डिस्टेंस है। तो यहां से आपको मिलेगा जो एंगुलर फ्रिंज विथ है, अल्फा इक्वल टू बीटा बाई डी, और बीटा की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी होता है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो ये आपका एंगुलर फ्रिंज विथ हो गया सेंट्रल मैक्सिमा फ्रिंज विथ का। तो एक ये एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। अब इसमें गड़बड़ क्या होती है सुन, कि मोस्ट ऑफ द लोग ये फॉर्मूला रट लेते हैं बट ये चीज भूल जाते हैं कि लैम्डा जब भी आएगा आंसर में तो मीटर्स में पुट करोगे ऑब्वियसली, इसको जो डी है उसको भी मीटर्स में पुट करोगे ऐसा यूनिट रखने के लिए। तो अल्फा का आंसर किस यूनिट में आएगा, मीटर मीटर तो चला गया, तो फिर अल्फा का आंसर लोग लोग ले लेते हैं डिग्री।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंगल जो है डिग्री में मेजर करते हैं, 30 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, इस तरह से, और ये गलत हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लैम्डा मीटर्स में पुट करना है, डी भी मीटर्स में पुट करना है, और कोई यूनिट नहीं, दोनों मीटर्स में। बट अगर आप दोनों मीटर्स में पुट करते हो तो ये आंसर किस में आएगा? रेडियंस में। इसको मत भूलना, रेडियंस में आंसर आएगा। और अगर आपको डिग्री में आंसर चाहिए तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन आपको ट्रिकी हो सकता है और वो आपको डिग्री में पूछ सकता है, बट इससे आंसर रेडियन में आएगा, इससे डिग्री में आंसर नहीं आ सकता। मेक श्योर कि आप इस पॉइंट को ध्यान में रख रहे हो। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और चीजें जो आप इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विथ याद रख सकते हो, ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स है। आपको अगर फ्रिंज विथ का मीनिंग समझ में आ जाता है तो फिर इतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल लाइन, एन लैम्डा डी बाई डी होता है। तो ये अब क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी रहता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? एन बीटा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अगर आपको फ्रिंज विथ पता है और मैं पूछूं 10th ब्राइट बताओ, तो 10 बीटा हो जाएगा। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस, वो हो जाएगा n2 माइनस n1 बीटा, है ना। एक n2 बीटा होगा, एक n1 बीटा होगा, डिफरेंस जो होगा वो n2 माइनस n1। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ 6th और 10th ब्राइट में कितना डिस्टेंस है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन nth डार्क फ्रिंज की बात करें तो वो होता है 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d। तो ये कितना हो जाएगा? 2n-1 लैम्डा डी बाई डी को हम बीटा से रिप्लेस कर दे तो ये कितना हो जाएगा? बीटा बाई 2। तो किसी भी nth डार्क फ्रिंज के लिए अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और ऐसे ही दो के बीच में गैप भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन nth ब्राइट और mth डार्क, तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देना भाई। इसमें क्या है, इसमें याद रखने वाला क्या है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो कुछ और पॉइंट्स है जो फ्रिंज विथ के रिस्पेक्ट में आप सॉल्विंग कर सकते हो। करेंगे हमें भी कुछ क्वेश्चन। चलो कुछ वापस से पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। पहला कि आपका अगर होल अपरेटस, कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है अगर ये वाईडीएससी का होल एक्सपेरिमेंट जो है वो एयर में ना करके, जो ऐसा नॉर्मली किया जाता है, एयर में ना करके किसी और मीडियम में किया जाए, और जनरली लिक्विड मीडियम सेलेक्ट करें क्योंकि सॉलिड में करना मुश्किल है किसी और सॉलिड में। तो मान लो लिक्विड में इमर्ज कर देते, जैसे पानी में डुबा कर ये एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो असर क्या पड़ेगा? ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको असर ये पड़ेगा कि मीडियम जब चेंज होता है, तो अगर एयर में वेवलेंथ लैम्डा है किसी लाइट की, तो मीडियम में जाने के बाद, एंटर करने के बाद, उस वेव की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बट स्पीड और लैम्डा दोनों चेंज हो जाता है। कितना चेंज हो जाता है? अगर इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जो वेवलेंथ है वो लैम्डा बाई म्यू हो जाता है। लैम्डा बाई म्यू, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो अगर एयर में किसी का वेवलेंथ लैम्डा है, तो मीडियम में उसका लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। उस वजह से वो जो आपकी ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन है, विच इज जो कि एन लैम्डा डी बाई डी था, ठीक है, तो एन लैम्डा डी बाई डी था। अब पानी में डुबाने की वजह से कैपिटल डी और स्मॉल डी में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट लैम्डा में तो फर्क पड़ेगा। तो जो नई पोजीशंस आएंगी, नई पोजीशन जो आएंगी डैश, वो बेसिकली पुरानी पोजीशन का म्यू टाइम्स होगा, सॉरी 1/म्यू टाइम्स होगा। ठीक है, क्योंकि लैम्डा 1/म्यू टाइम्स हो गया, तो पोजीशन भी सारे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज सबके साथ ऐसे ही होगा। फ्रिंज विथ जो होगी, फ्रिंज विथ जो होती है वो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी होता है। तो जो नया फ्रिंज विथ आएगा वो क्या हो जाएगा? ये पुराने वाले का म्यू टाइम्स, क्योंकि लैम्डा म्यू टाइम्स हो गया, क्योंकि लैम्डा म्यू टाइम्स हो गया, तो आपका फ्रिंज विथ भी म्यू टाइम तो रिड्यूस हो जाएगा। तो अगेन क्वेश्चन यही बनता है, किस मीडियम में एक्सपेरिमेंट करना सबसे अच्छा होगा? हम सोचेंगे म्यू की वैल्यू जितना ज्यादा, मतलब जितना मीडियम डेंसर होगा उतना फ्रिंज विथ कम आएगी। हमें कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? ऑब्वियसली अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, विजिबिलिटी अच्छी चाहते हैं पैटर्न की, तो हमें ज्यादा चाहिए। हमें उल्टा चाहिए, हमें सबसे रेयरेस्ट मीडियम जो हो सकता है उसमें करना चाहिए एक्सपेरिमेंट। और सबसे रेयरेस्ट मीडियम कौन है? एयर, हमारे लिए। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट एयर में करना सबसे बेनिफिशियल है। ठीक है, एयर में करना बेनिफिशियल है।
तो इसलिए मोस्टली हम करते तो एयर में, बट सवाल अगर आता है कि किसी लिक्विड में किया जा रहा है तो आपके फ्रिंज विड्थ पे इतना असर पड़ेगा। किस पे असर नहीं पड़ेगा, वो पॉइंट कि आपका लोकेशन ऑफ, मतलब सारे फ्रिंज तो इधर उधर शिफ्ट हो ही जाएंगे, बट लोकेशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज विल नॉट चेंज, वो वहीं रहेगा जो n इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि अभी भी सेंटर पे ही पार्ट डिफरेंस 0 आएगा, तो वो चेंज नहीं होगा सेंट्रल। ये चेंज होंगे, पोजीशन चेंज होंगी, बट आपका जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है ना, जहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बन रही तो सेंट्रल लाइन पर वो वही रहेगी। चलो इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो इस पैटर्न में आप अगर वापस से मैं आपको पैटर्न दिखाऊं तो आपको एक चीज तो क्लियर होगा कि हाँ, हमारा जो YDSC का पैटर्न है वो काफी यूनिफॉर्म है। आप देखोगे इस पैटर्न में सभी जो फ्रिंज विड्थ है, आइदर ब्राइट हो और डार्क हो, सबकी इंटेंसिटी एक्चुअली यूनिफॉर्म है। सभी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल इंटेंसिटी के, सभी डार्क फ्रिंजेस ऑल्सो इक्वल इंटेंसिटी के, ठीक है, सभी के लिए। तो सारे ब्राइट एंड सारे डार्क इक्वल इंटेंसिटी के। तो वही हम चीज यहाँ पर भी अपने नॉलेज में अकोमोडेट करेंगे कि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो काफी यूनिफॉर्म है। और अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो सभी ब्राइट की सेम इंटेंसिटी आएगी, सभी डार्क फ्रिंजेस की सेम इंटेंसिटी आएगी, ठीक है। बट अगर इंटेंसिटी रिलेटेड कोई सवाल सॉल्व करना है, अगर मान लो कोई भी सवाल आता है तो हम इस तरह से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी अगर आपको किसी भी लोकेशन पर निकालनी है कि वहां पर कितनी इंटेंसिटी मिल रही है, तो पहले आपको इन दोनों में से एक चीज चाहिए होगा, आइदर लीनियर पोजीशन उस पॉइंट की या तो एंगुलर पोजीशन, सवाल में दिया हो सकता है। एक बार ये दोनों मिल गए तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो पार्ट डिफरेंस, ठीक है। पार्ट डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पार्ट डिफरेंस क्या होता है, या तो डी साइन थीटा अगर थीटा दे रखा है, या तो वाई डी बाई डी यूज कर सकते हो अगर वाई दे रखा है। दोनों में से कोई भी एक भी यूज कर सकते हो पार्ट डिफरेंस, क्योंकि साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप tan थीटा लिख ले सकते हो और tan थीटा अकॉर्डिंगली आ जाता है y बाई डी। तो दोनों में से कोई भी दिया हो, इससे पार्ट डिफरेंस आ गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस प्लस सम इनिशियल पाई डेल्टा फाई नॉट। तो ये जो है, ये टर्म काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। दिस इज इनिशियल पार्ट डिफरेंस। क्या होता है ना कि स्लिट में आने से पहले जो लाइट स्लिट में आ रही है ना, S1 S2 जो लाइट आ रही है, अगर वहां आने से पहले ही उनके लाइट में ऑलरेडी पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। ये वाला पार्ट जो स्लिट से पास होने के बाद वाला है वो तो हमेशा ही रहेगा, हर सवाल में रहेगा, बट ये हर सवाल में नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं फिर से आपको सेटअप दिखाऊं, तो हमारे सेटअप में जो जनरली हम सेटअप करते हैं, इसमें आप नोटिस करोगे कि स्लिट में एंटर होने से पहले जो लाइट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। देखो यहाँ से जो सेम, यहाँ से भी सेम, तो इनमें डेल्टा फाई नॉट नहीं है भाई, जो इनिशियल पार्ट डिफरेंस नहीं है। इस पॉइंट के आने के बाद अब अगर ये लाइट कहीं और जाती हैं और स्क्रीन पे मिलती हैं तो अब पार्ट डिफरेंस आ जाता है स्क्रीन से पास होने के बाद, जिसको हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन दोनों को मिलाकर टोटल पार्ट डिफरेंस, सॉरी टोटल फेज डिफरेंस आता है, जिसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो टोटल फेज डिफरेंस किसी भी लोकेशन पे जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस इंटू डेल्टा फाई नॉट। अब डेल्टा फाई नॉट जो होता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जीरो होता है। अगर नहीं मेंशन किया आपको तो आप जीरो लेके चलोगे, बट बी केयरफुल, अगर कहीं पे अलग से मेंशन कर रखा है, कुछ अच्छे सवालों में लाइक मेंशन किया होता है। एक बार आपके पास फेज डिफरेंस आ गया, नाउ यू कैन मूव ऑन टू लास्ट स्टेप व्हिच इज कैलकुलेटिंग इंटेंसिटी। यू कैन कैलकुलेट इंटेंसिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आई इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, जहाँ पे 5 है वो फेज डिफरेंस है जो आपने कैलकुलेट किया। व्हाट इज I0? इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला रट के कुछ नहीं होगा बेटा। I0 क्या है, इंटेंसिटी फ्रॉम ईच स्लिट, इंटेंसिटी इंटेंसिटी फ्रॉम ईच
स्लिट। अब मैं इंटेंसिटी फ्रॉम ईच स्लिट बोल रहा हूं, मतलब ये भी मैं बोल रहा हूं कि दोनों स्लिट से सेम इंटेंसिटी आ रही है जिसकी वैल्यू आई नॉट है। और आप फॉर्मूला ये तभी यूज कर सकते हो जब दोनों से सेम इंटेंसिटी आ रही है। अगर दोनों से सेम इंटेंसिटी नहीं आ रही है इन एनी क्वेश्चन, तो आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो इंटरफेरेंस का I1 प्लस I2। रिपीट करो मेरे साथ, अंडर रूट I1 I2 cos फाइव, फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला तो याद रखना ही है। बट जब I1 और I2 की वैल्यू सेम हो जाए आई नॉट, तब ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है, छोटा सा बन जाता है, जो आप याद रख सकते हो। 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अगर दोनों सेम नहीं है, मान लो आपको बोलते हैं कि स्लिट जो है उससे सेम इंटेंसिटी नहीं आ रही है, हो सकता है उनकी विथ अलग अलग हो, तो अगर स्लिट विथ अलग अलग होगी तो दोनों से इंटेंसिटी भी अलग अलग आएगी, जिसकी वजह से आपको फिर ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप किसी भी इंटेंसिटी रिलेटेड सवाल को अप्रोच कर सकते हो, और ये रिवर्स में भी काम करते हैं। आप देखोगे मैंने डबल एरो यूज किया। तो अगर मान लो कहीं पर इंटेंसिटी दे रखा है तो आप रिवर्स जा सकते हो। इंटेंसिटी दिया है तो उससे फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस से पार्ट डिफरेंस आएगा, पार्ट डिफरेंस से पोजीशन आएगी, वापस भी जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों वे में काम करता है ये जो इक्वेशन। ठीक है, चलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन अब हम लोग कुछ चीजें हम यहाँ पर मार्क करें। तो लेट्स फिगर आउट। हम यहाँ पे अपना स्क्रीन ले लेते हैं। लेट्स गो फॉर, दिस इज आवर स्क्रीन जिस पे पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये आपकी सेंट्रल लाइन है। ठीक है, सेंट्रल लाइन है, इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर दो स्लिट्स ले लेते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, S1 और एग्जैक्टली S2। ये आपके स्लिट्स हो गए। ठीक है, स्लिट्स यहाँ से अब पैटर्न बन रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब लाइट सेंटर लाइन पे मीट करती है तो दोनों लाइट एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हम ऑल्सो अज्यूमिंग, इस केस में हम अज्यूमिंग कि डेल्टा फाई नॉट जीरो है, मतलब इससे पहले कोई भी पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस नहीं था उनके सोर्सेस में। ठीक है, तो जो भी आ रहा है उसमें आ गया। तो यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पर आपका पार्ट डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू मैं यहाँ पर पार्ट डिफरेंस लिख लेता हूँ, और इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। आपको अच्छा लगे ये टेबल तो आप भी बना लेना। तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आपको जो दिखेगा यहाँ पर, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितना दिखेगा, जीरो, क्योंकि दोनों सेम लेंथ ट्रैवल किए। ठीक है, और जब सेम लेंथ ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जिससे एक ब्राइट रीजन बनता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो अब आप समझ सकते हो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की डेफिनेशन क्या है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज उस ब्राइट फ्रिंज को बोला जाता है जो पाथ डिफरेंस जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। जो जब पाथ डिफरेंस जीरो आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्राइट फ्रिंज बनती है उसको सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट बन गया। ठीक है, उसी के दोनों साइड में और भी, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आएगा अगर मैं निकालूं फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इसका भी एक टेबल से बना लेते हैं फिर। तो ये फेज डिफरेंस का टेबल और ये इंटेंसिटी का टेबल। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस और ये इंटेंसिटी। ठीक है, तो अगर पार्ट डिफरेंस जीरो है तो फेज डिफरेंस भी कितना आएगा, जीरो, है ना, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। और इंटेंसिटी कितनी आएगी चेक कर लो, है ना, फॉर्मूला पुट करो, जीरो। ये पार्ट जीरो करोगे तो कॉस जीरो वन, और इंटेंसिटी कितनी, 4I0। तो टोटल इंटेंसिटी 4I0। यहाँ पे I0 एक स्लिट की इंटेंसिटी है, इसका मतलब अगर यहाँ से I0 इंटेंसिटी आता है, यहाँ से I0 इंटेंसिटी आता है, तो जो ब्राइट फ्रिंज है सेंट्रल वाली उसको 4I0 इंटेंसिटी होगी। बाकियों का चेक करते हैं। इसके दोनों साइड, अब सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड एक फर्स्ट डार्क आएगा और फर्स्ट डार्क आएगा, फिर उसके बाद ब्राइट आएंगे ना, गैप दिखेगा ना, हर डार्क के बाद, हर ब्राइट के बाद एक डार्क फ्रिंज, और फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज, फिर उसके बाद डार्क फ्रिंज, सो ऑन पैटर्न कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डार्क में जो पार्ट डिफरेंस होगा, जीरो के बाद जो पार्ट डिफरेंस हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, λ/2, है ना, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2 होते हैं, तो λ/2 दोनों साइड।
तो यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाई, यहाँ पर भी पाई। और इंटेंसिटी चेक करो, पुट करो भाई, तुम ही बताओ क्या है इंटेंसिटी, पुट करो इस फॉर्मूले में। अरे गेंडा, इंटेंसिटी निकाल पा रहे हो, पाई बाई टू आ जाएगा, फेज पाई है ना, तो पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू इज जीरो, भाई इंटेंसिटी जीरो। और वो तो तुम लॉजिक से भी बता सकते थे ना, डार्क फ्रिंज का मतलब ही एक ऐसी रीजन जहां पर इंटेंसिटी कंप्लीटली जीरो है, तभी तो वो ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो एकदम वहां पे कोई इंटेंसिटी रीच आउट नहीं कर रही, वो कंप्लीटली वहां पे लाइट एब्सेंट है, तो जीरो इंटेंसिटी। आगे फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट ब्राइट। अब देखो ऑर्डर ऐसे चलते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, एडर ऐसे करते हैं, तो बीच वाली जो थी वो हो गया सेंट्रल ब्राइट, उसको फर्स्ट या सेकेंड या जीरो नहीं बोलते, उसको बोलते सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद दोनों साइड फर्स्ट डार्क, फिर उसके दोनों साइड फर्स्ट ब्राइट, स्क्रीन के ऊपर और नीचे एग्जैक्ट सेम रहता है, सेम पैटर्न रहते हैं। यहां पर आपका पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, लैम्डा, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा, समझ रहे हो, लैम्डा बाई टू के बाद नेक्स्ट क्या मिलेगा, लैम्डा, है ना। और यहाँ पर आपका फेज डिफरेंस टू पाए, दोनों साइड, दोनों साइड टू पाए, और टू पाई के करस्पॉन्डिंग अब देखो इंटेंसिटी क्या आती है, वो तो तुम ऐसे भी बता सकते हो, बट पुट करके देखो, सॉल्व करना पड़े आपको। तो टू पाई पुट करोगे तो ये कॉस पाई आएगा, कॉस पाई की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो वापस से 4i0, तो ये फिर से कितना हो गया, 4i0, तो इधर 4i0, इधर 4i0। आई होप कि अब तुम्हें दिख गया कि क्या होने वाला है। हर अब सेकेंड डार्क, अब लैम्डा के बाद क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई 2, इधर भी 3 लैम्डा बाई 2। अब गेस क्या है, देखो जीरो पाई टू पाई, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 3 पाई, और इधर भी 0 to 3 पाई। अब देखो इसमें भी क्या रहे, 4i0 मैक, जितने ब्राइट फ्रिंज के लिए 4i0, डार्क फ्रिंज के लिए जीरो, ब्राइट फ्रिंज के लिए 4i0, डार्क फ्रिंज के लिए जीरो, और सो ऑन। तो हर एक ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी 4i0 होगा, हर एक डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जीरो होगा। बट ये तो चीज आप याद कर सकते हो, बट बीच में आपको दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर आप देख रहे हो ना, 4i0 से लेकर जीरो तक इंटेंसिटी हुई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे 3i0 इंटेंसिटी भी हुई होगी, कहीं पे 2i0 भी हुआ होगा, कहीं पर i0 भी हुआ होगा। वो हम रट नहीं सकते या याद नहीं कर सकते कहाँ पे हुआ, उसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। और वही क्वेश्चन आता है कि बताओ कहाँ पर i0 है, कहाँ पे i0/2 है, कहाँ पे 2i0 है। इस तरह से हमें निकालना पड़ सकता है, सॉल्विंग करनी पड़ सकती है, क्योंकि ब्राइट फ्रिंज पे तो 4i0 है, डार्क फ्रिंज पे तो जीरो है, तो 4i0 से डिक्रीज होते होते ग्रेजुअली जीरो तक गया है। ठीक है, तो वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, बट आप ये टेबल याद रख सकते हो। तो फॉर ऑल ब्राइट फ्रिंज, है ना, सिंपल फंडा है, फॉर ऑल ब्राइट फ्रिंज जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना होगा, एन लैम्डा। अब देख लो ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते जाओ, n=0 ये रहा, n=1 ये रहा, फिर उसके n=2। जो फेज डिफरेंस है वो कितना आएगा, 2n पाई, देख लो, 0, 2 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। और इंटेंसिटी तो आपको पता ही है, 4i0, ये कंक्लूजन है। फॉर डार्क फ्रिंजेस सबका जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या आएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ λ/2, λ/2, 3 λ/2। आप एन की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करते जाओ, आपको सब मिल जाएगा। और पार्ट डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, वो वो मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई थे, ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। और इंटेंसिटी जीरो, सबकी इंटेंसिटी जीरो, ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, देयर इज टर्म कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट बट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि हम लाइट में जब पार्ट डिफरेंस वर्ड अभी तक यूज करते आए ना, एक्चुअली इसका रियल नाम है ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। बट क्या ना, अभी तक ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में डिफरेंस नहीं था, इसलिए ऑप्टिकल बार बार बोलने की जरूरत नहीं थी, हम ज्योमेट्रिकल ही कैलकुलेट कर रहे थे। ज्योमेट्रिकल मतलब मैथमेटिक्स यूज करके हम पार्ट डिफरेंस निकाल रहे थे, बट इन रियलिटी वो सब ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है। तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो ये हम दो लाइट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चलो दो लाइट को कंपेयर कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक। तो वन लाइट वन, एक लाइट वेव फर्स्ट वाली ये, एंड दूसरे हम अलग कलर से ले लेते हैं,
मैं पूछूं कि इनमें पार्ट डिफरेंस बताओ, तो अब बोलोगे, तो मान लेते हैं कि थिकनेस टी है, ये थिकनेस जो है वो कुछ टी मान लेते हैं, ठीक है, थिकनेस टी मान लेते हैं। मैं बोलूँ कि बताओ दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर दोनों ने तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया तो दोनों का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, जीरो। नॉट अ प्रॉब्लम। बट दिक्कत तब आती है जब कुछ क्वेश्चन में हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। व्हाट इफ कि मैं फर्स्ट वाली वेव का मीडियम जो है वो चेंज कर देता हूँ, अब ये एयर में जाके, एयर में ना जाके इस ये किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये वाली अभी भी एयर में ही है, सेकेंड वाली। अब मैं बोलूँ इसमें पार्ट डिफरेंस निकालो, तो एक एवरेज स्टूडेंट ये बोलेगा हाँ पार्ट डिफरेंस अभी भी जीरो है, मुझे तो दिख रहा है कि ऊपर वाली वेव ने भी टी चला, नीचे वाली वेव ने भी टी चला, तो जीरो। बट दिस इज नॉट ट्रू। ऊपर वाली वेव जो है वो अनदर मीडियम में चल रही है, तो उसका फेज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा उस मीडियम की वजह से, और दोनों में पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, इवन इफ दोनों सेम लेंथ चल रहे हैं फिर भी। तो हम दोनों में पार्ट डिफरेंस कैसे निकालें, है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर मीडियम अलग अलग होगा तो पार्ट डिफरेंस आप ज्योमेट्री से नहीं निकाल सकते, आप नहीं बोल सकते कि ये रहा ज्योमेट्री टी, दोनों टी से टी चले जीरो, नहीं नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, हम ऐसा मानते हैं, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जितना टाइम ये इस मीडियम में चला ना, फर्स्ट वाली वेव जितने टाइम इस मीडियम में चला, उतना ही सेम टाइम अगर इस वेव को एयर में दिया जाए, मौका दिया जाए, तो कितना डिस्टेंस चलेगी, और वो जो डिस्टेंस आती है उसको हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं। तो राइट नाउ अभी ये फर्स्ट वेव जो है वो टी डिस्टेंस चल रही है किसी टाइम टी में, ठीक है, किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम में। बट वही टाइम अगर मैं इसको एयर में मौका देता तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती सेम टाइम में, रिमेंबर सेम टाइम दे रहा हूं बट ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती, और वो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी म्यू टी। मुझे कैसे पता ज्यादा डिस्टेंस, आप ये भी पूछ सकते हो हाउ डू वी नो कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके क्या पता कम भी, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये मीडियम म्यू है तो इसमें स्पीड स्लो है ना, डेंसर मीडियम है ना वो एयर के कंपैरिजन में, तो एयर के कंपैरिजन में वो ज्यादा डेंसर है, मतलब वहां पे स्पीड स्लो होगी, और स्पीड स्लो होगी तो कम डिस्टेंस चल रहा है। या आप ऐसे बोलो कि अगर इस मीडियम में टी टाइम ट्रैवल कर रहा है कम स्पीड के साथ, टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कम स्पीड के साथ, तो अगर एयर में उसको सेम टाइम दिया जाए तो ज्यादा डिस्टेंस चलेगी, और वो कितना डिस्टेंस चलेगी, म्यू टी, विद रिस्पेक्ट टू एयर। और इसी म्यू टी की वैल्यू को हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि अगर कोई भी लाइट किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में ट्रैवल चल रही है टी डिस्टेंस, तो वो एयर में म्यू टी डिस्टेंस चलता, अगर उसको मौका मिलता तो एयर में म्यू टी डिस्टेंस चलता। इस डिस्टेंस को म्यू इंटू टी को हम बुलाते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ द लाइट। अब देखो फेज डिफरेंस आप निकाल सकते हो। अब मैं पूछूं कि बताओ दोनों में कितना फेज डिफरेंस है, तो दोनों एयर में कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाली कितनी डिस्टेंस चल रही है टी, ये वाली कितनी डिस्टेंस चल रही है म्यू टी, फिर मैं पार्ट डिफरेंस, सॉरी नॉट फेज डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा म्यू टी, क्योंकि फर्स्ट वाली वेव ज्यादा चल रही है, माइनस टी, तो ये ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस हो जाएगा दोनों की, ठीक है। तो क्या होता है कि जब लाइट में हम पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम पार्ट डिफरेंस निकालते टाइम हम सेम मीडियम में कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर अलग अलग मीडियम है तो हमें ऑप्टिकल पाथ लेंथ यूज करना चाहिए दोनों वेव का, दोनों वेव का। एंड फिर जब ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिल जाए, जो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे उस मीडियम के, और ज्योमेट्रिक लेंथ पे, ज्योमेट्रिक, ये टी तो ज्योमेट्रिक लेंथ ही है ना, तो ज्योमेट्रिक लेंथ पे। तो अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्योमेट्रिक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपका ऑप्टिकल लेंथ बन जाता है। और जब भी आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है हमेशा आपको लाइट का ऑप्टिकल लेंथ यूज करना चाहिए। अभी तक क्या था, ये प्रॉब्लम ही नहीं था, अभी तक सारा हम एयर में कर रहे थे या सेम मीडियम में कर रहे थे, तो म्यू की वैल्यू 1 था एयर के लिए, तो ये सब सेम था, कोई दिक्कत नहीं था। बट आगे के कुछ कॉन्सेप्ट में ये अलग हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। अब इसका हम वाईडीएससी से क्या लेना देना है, ठीक है, ये समझेंगे कि इसका वाईडीएससी से क्या लेना देना है, तो समझते हैं। वाईडीएससी में इसको अगर इंक्लूड करें
इफेक्ट जिसको हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस बुलाते हैं इस टॉपिक को, या आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ थिन फिल्म ऑन अ वाईडीएस एक्सपेरिमेंट। तो आपको जनरली क्या होता है वाईडीएससी में, ये अगर सेंट्रल लाइन है और यहां पर दो स्लिट्स हैं, अब इस स्लिट से जब दोनों वेव सेंट्रल लाइट पे स्क्रीन पे मीट करते हैं, तो अभी जैसे सीखा कि पार्ट डिफरेंस यहाँ पे कितना आता है, 0, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम लेंथ चल रही है। कौन सी लेंथ? ऑप्टिकल लेंथ। आपको सर ऑप्टिकल कहाँ, दोनों एयर में है। यस, अगर एयर में है तो दोनों का जो ज्योमेट्रिक लेंथ दिख रहा है वही ऑप्टिकल लेंथ है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 है। तो पार्ट डिफरेंस 0 आया, और जब पार्ट डिफरेंस 0 आया तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट। दैट इज फाइन, ये हमारा नॉर्मल सी। क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अगर हम लोग वन ऑफ द स्लिट के सामने एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दे जिसकी थिकनेस टी हो, ग्लास की शीट, मान लो माइका शीट बोलते हैं, या थिन शीट रहती है बहुत सारी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तो आपसे पूछा जाता है अब बताओ, अब सेंट्रल मैक्सिमा में कोई फर्क पड़ेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न में कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इसका कोई इफेक्ट होगा? तो क्या होता है, अब अगर तुम देखोगे जो लाइट दोनों स्लिट से सेंटर पे मीट करेंगे ना, अब मैं पूछू पार्ट डिफरेंस कितना है, तुम बोलोगे सर अभी भी 0 है, दोनों सेम एग्जैक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। यू आर राइट और रॉन्ग एट द सेम टाइम, क्योंकि यू आर राइट कि यस दोनों सेम लेंथ ट्रैवल कर रही है, बट वो ज्योमेट्रिक लेंथ सेम ट्रैवल कर रही है। ज्योमेट्री जो आपको दिख रही है ऑप्टिकली सेम नहीं है, क्योंकि आप नोटिस करो ना, ये वाली लाइट जो है वो किसी और मीडियम के थ्रू आई है चल के। तो कंपैरिजन एयर और एयर का होना चाहिए ना, नॉट कंपैरिजन इसका थोड़ी होना चाहिए कि एक अलग मीडियम से ट्रैवल कर रही है। तो हमें एक्चुअली ऑप्टिकल दिखना चाहिए। तो देखो उनका ज्योमेट्रिकल तो सेम ही है, बट ये ज्यादा मीडियम में अगर ये चल रही है, म्यू मीडियम में, तो एयर में ज्यादा चलती है कि नहीं? और एयर में ज्यादा चलती है, इसका मतलब इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है, ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस 0 नहीं। और क्योंकि ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है, तो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बनेगा, सेंट्रल ब्राइट नहीं बनेगा। तो पहला पॉइंट, कि शीट रखते ही सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन सेंटर से शिफ्ट हो जाती है। कहाँ शिफ्ट होती है वो समझते हैं, ऊपर नीचे कहीं तो शिफ्ट होगी, तो कहाँ शिफ्ट होती है? तो हमें वो जगह ढूंढना है जहां पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा। तो देखो ऊपर वाली लाइट ऑप्टिकली ज्यादा चल रही है क्योंकि वो शीट से पास होके आ रही है, और अगर मुझे पाथ डिफरेंस 0 करना है तो दोनों का सेम करना पड़ेगा, दोनों का ऑप्टिकल पाथ सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, और आपको पता ही है, ऑप्टिकल जो पाथ है, जैसे अभी हमने पढ़ा, ऑप्टिकल पाथ ओपी म्यू इंटू ज्योमेट्रिक पाथ होता है, ठीक है? तो ऊपर वाली लाइट का म्यू जो है वो ज्यादा है क्योंकि वो म्यू मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। तो अगर हम नीचे वाली वेव का, जो S1 से आ रहा है उसका ऑप्टिकल लेंथ ज्यादा है, तो हम अगर नीचे से जो वेव आ रही है S2 से, अगर उसका ज्योमेट्रिक लेंथ ज्यादा कर दे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे ना, ऑप्टिकल लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ एक दूसरे को बैलेंस करके कहीं ना कहीं 0 कर सकते हैं। और यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज तभी होगी जब ऊपर वाला कोई पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ से जो वेव आ रही है, अब जो वेव आएगी यहाँ और यहाँ मीट करेंगे, अब इस पॉइंट पर पॉसिबली, अब ये जो S1 से वेव आ रही है वो तो मीडियम के थ्रू आ रही है तो उसका ऑप्टिकल लेंथ ज्यादा है, बट जो नीचे से वेव आ रही है उसका ज्योमेट्रिकल लेंथ ज्यादा है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर दोनों इक्वल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, और पार्ट डिफरेंस कितना हो जाए, 0। और जहां पार्ट डिफरेंस 0 होगा वहां पर बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो इस केस में जो सेंट्रल ब्राइट है फ्रिंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ऊपर की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट। And this is the second point you have to remember. When a glass slate is placed in front of one of the slit, your central maxima या central bright fringe shift किधर शिफ्ट करती है, ऊपर या नीचे, वो डिपेंड करता है आपने किस स्लिट के सामने प्लेट रखा है। तो अगर आपने ऊपर वाली प्लेट के सामने रखा है तो ऊपर ही शिफ्ट होगा, अगर नीचे वाले स्लिट के सामने रखा है तो नीचे शिफ्ट होगा। और उसका रीजन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, क्योंकि अगर ऊपर वाले स्लिट के सामने रखा है तो ऊपर वाली लाइट ऑप्टिकली ज्यादा चल रही है, तो नीचे वाली को ज्योमेट्रिकली ज्यादा चलाना पड़ेगा ताकि पार्ट डिफरेंस 0 हो पाए, दोनों ऑप्टिकली सेम अमाउंट चले, उसकी वजह से। तो उसकी वजह से ऊपर हमें सॉल्व करना है कितना शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट करते हैं तो बहुत इजी है।
है ना, इसको करते हैं, कितना शिफ्ट होगा इसको समझने के लिए। ये रही सेंट्रल लाइन, ये रहा आपका ग्लास शीट, थी थिकनेस, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे वेव पहुंच रही है। तो पहले मैं निकालूंगा इनके बीच में ऑप्टिकल जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है इस लोकेशन पे। अगर ये वाई लोकेशन है, ये वाई लोकेशन है, यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना है, फिर उसको जीरो कर लेंगे ना। मैं एडवाइस करूंगा कि आप पार्ट डिफरेंस भी याद रखो, ये भी काम आते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आएगा, तो देखो पार्ट डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं। पार्ट डिफरेंस क्या लिखूंगा, यस वन, यस टू, तो क्या लिखोगे, देखो एस टू पी। अब जो एस टू पी वाला सारा जो रास्ता है वो एयर मीडियम में, तो लाइट पूरा एयर में ट्रेवल की, तो एयर मेंशन कर रहे हो ताकि हम मीडियम से रख सके। माइनस क्या लिखेंगे, एस वन पी, बट एस वन पी लिख काम नहीं चलेगा, क्योंकि एस वन पी का सारा हिस्सा एयर में ट्रैवल नहीं कर रहा, कुछ हिस्सा ग्लास में ट्रैवल कर रहा है। तो हमें क्या करेंगे, देखो एस वन पी माइनस टी, ये तो एयर में चल रहा है ना, अगर इतना हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बाकी तो एयर में ही चल रहा है, प्लस टी अमाउंट मीडियम में चला जा रहा है, तो ये इसका टोटल लेंथ। ठीक है, तो इतना एयर में चल रहा है, इतना मीडियम में चल रहा है। फिर जैसे मैंने बताया, हमें अगर पार्ट डिफरेंस निकालना है तो हमें सब कुछ सेम मीडियम में डिफरेंस करना पड़ता है, दोनों के ऑप्टिकल लेंथ निकाल के। तो इस मीडियम को हमें एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सोचते हैं, अगर कोई लाइट टी अमाउंट चलती है किसी मीडियम में, तो वो एयर में कितना चलती अगर उसको मौका मिलता सेम टाइम के लिए, तो एयर में कितना चलती, म्यू टी। एयर में कितना चलती है, म्यू टी। अब देखो सब कुछ एयर में हो गया, अब हम लोग डिफरेंस ले सकते हैं, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पार्ट डिफरेंस देखो कितना आएगा, एस टू पी माइनस एस वन पी, ये दोनों को कंबाइन कर दिया, और इधर आ रहा है देखो माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये टी और म्यू टी, ये आ गया म्यू माइनस वन टी। और आपको ये देख के बहुत इजीली पता चल जाएगा कि इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये बेसिकली इनका ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है। क्योंकि ये जो एस टू माइनस एस वन पी, इनके ज्योमेट्री की वजह से कितना डिफरेंस आ रहा है वो है, और ये वाला हिस्सा ये है ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। ये डिफरेंस इसलिए क्रिएट हो रहा है बिकॉज दोनों ऑप्टिकली अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करने की वजह से। ठीक है, अब जब तक ये ग्लास का शीट नहीं था तब तक ये वाला हिस्सा ही नहीं था, ये वाला हिस्सा नहीं था, सिर्फ इतना ही हिस्सा था आपके। अब क्योंकि ग्लास शीट रख दिया तो ज्योमेट्रिकल डिफरेंस भी है, ऑप्टिकल डिफरेंस भी है, तो टोटल पार्ट डिफरेंस इतना आएगा। ठीक है, अभी आपको ध्यान क्या रखना है, अब हमें निकलना है फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सीबीएफ, डेल्टा एक्स टोटल कितना होना चाहिए, जीरो। जीरो मतलब ये अमाउंट इसको कैंसिल आउट करना चाहिए, तो बस वहीं से आप सॉल्व कर पाओगे। तो अगर कैंसिल आउट किया जाए इसको, तो एस टू पी माइनस एस वन पी इक्वल टू क्या होना चाहिए, म्यू टी माइनस वन। ये जहां पर भी मैच करेगा वहीं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और एस टू पी माइनस एस वन पी इज द पार्ट डिफरेंस, जो हम ज्योमेट्रिक पार्ट डिफरेंस है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, डी साइन थीटा होता है, और इलेबोरेट करो स्मॉल एंगल के लिए तो वाई बाई डी लिखा जा सकता है, और इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी। तो यहाँ से देखो लोकेशन आ गया ना जहां पर आपकी सेंट्रल ब्राइट बनेगी, म्यू माइनस वन टी डी बाई स्मॉल, दिस इज द लोकेशन। अब आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है कि ग्लास शीट रखने के बाद आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इतनी दूर बनेगा सेंट्रल लाइन से, कितनी दूर, म्यू माइनस वन टी डी बाय स्मॉल डी। और इस डिस्टेंस को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस शिफ्ट एस। तो दिस इज शिफ्ट इन शिफ्ट इन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। और उसको फॉर्मूले की तरह आपको याद रखना है, जब भी आपको पूछा ना कितना दूर चला गया ऊपर, बाकी ऊपर गया नीचे गया वो तो लॉजिक से निकालना पड़ेगा, बट इतनी दूर चला जाएगा सेंट्रल लाइन से। ठीक है,
अब बात करते हैं इसी के साथ एडिशनल पॉइंट जो आपको याद रखना है इसी के साथ। व्हाट अबाउट फ्रिंज विथ में कोई फर्क पड़ेगा? जो हर फ्रिंज की विथ है विच इज लैम्डा डी बाई डी। और ऐसा लगता है कि सर डी और डी तो ठीक है सेम है, बट लैम्डा पे कोई फर्क पड़ा नहीं। ये हमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप नोटिस करोगे जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, वहां पे मीडियम अभी भी एयर ही है। तो बीच में ग्लास आने की वजह से लैम्डा नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो फ्रिंज विथ में लैम्डा है वो लैम्डा उस स्क्रीन पर है कि जहां पर इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पर मीडियम क्या था, वहां तो एयर ही है। ये तो बीच में जस्ट ग्लास आया था। तो इसकी वजह से आपका जो फ्रिंज विथ होता है ये इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज। तो अगर फ्रिंज विथ चेंज नहीं होता है तो सोचो, इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं कि सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट दोनों साइड है ना, दोनों साइड इनके बीच का जो गैप है वो नहीं चेंज होता, वो सेम ही रहता है। ठीक है, वो सेम ही रहता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं सेंट्रल ब्राइट खुद शिफ्ट हो जाता है ऊपर, बट इनके बीच गैप नहीं चेंज होता। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ब्राइट भी शिफ्ट होगा, अरे तभी तो हो पाएगा ना, तभी तो गैप सेम रहेगा। तो नॉट ओनली फर्स्ट ब्राइट, ऑल द फ्रिंजेस हैज टू शिफ्ट, और एग्जैक्टली बाय द सेम अमाउंट, ताकि इनके बीच का गैप मेंटेन रहे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच का गैप मेंटेन रखना है, तो पूरा पैटर्न ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तभी तो गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक्चुअली ये जो शिफ्ट का हमने डेरिवेशन किया है वो सिर्फ सेंट्रल ब्राइट के लिए नहीं है, सभी के लिए इतना ही है। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट ब्राइट कितना शिफ्ट होगा, इतना ही। सेकंड ब्राइट कितना शिफ्ट होगा, इतना ही। सेकंड डार्क कितना शिफ्ट होगा, इतना ही, क्योंकि पूरा पैटर्न ही ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। आपको दिखेगा पैटर्न जो ऐसे मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको विजुअलाइज कराऊं थोड़ा, इस तरह की शिफ्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो जैसे मान लो ये राइट में आपको शिफ्ट ये दिख रहा है आपको, है ना। तो पैटर्न अभी आपको दिख रहा है इस तरह से, ये अभी वर्टिकल लाइन है मतलब स्क्रीन, तो ये पूरा ऐसा लगेगा कि जैसे आप स्क्रीन के सामने प्लेट रखोगे ना, आपको लगेगा ऐसे शिफ्ट हो गया, पूरा पैटर्न ही शिफ्ट हो गया। बट देखो गैप नहीं कम, गैप में कोई चेंज नहीं आया, सब में गैप सेम ही है, बट पूरा पैटर्न ही ऐसे ऐसे शिफ्ट या ऐसे शिफ्ट। तो ये जो है इस केस में आपका पूरा पैटर्न ही शिफ्ट होता है, ये याद रखना है। और फ्रिंज विड्थ जो होती है वो शिफ्ट नहीं होती। तो देखिए आप ये याद रख लोगे ये सारी चीजें। अब उसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजें हो सकती है, जैसे कि अगर दोनों जगह स्प्लिट रख दिया तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे भी स्प्लिट रख दिया, इसका म्यू वन इसका म्यू टू। अब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, T1 T2, अलॉट ऑफ केसेस। ठीक है, तो जनरली आपको क्या करना है, इसका एक ओवरऑल हम लोग पैटर्न बना लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, और जिसमें जो चीज़ें जीरो होंगी वो जीरो रख देंगे, तो एक पैटर्न बनाते हैं, रुको। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जगह स्लिट रख देते हैं। T1 थिकनेस म्यू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, T2 थिकनेस म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, वाई डिस्टेंस पे पी पॉइंट, एस वन एस टू, यहाँ पे कितना पार्ट डिफरेंस आएगा वो निकालते हैं, और जब पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा तो उसको जीरो रख के हम सेंट्रल ब्राइट भी निकाल पाएंगे इस केस में। ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे पहले आप कंफ्यूज हो जाओ, ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करना है जब सिर्फ एक ही स्लिट पे आपका ग्लास प्लेट रखा है, एक ही स्लिट पे। अगर दोनों पे रख दिया तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसमें सॉल्व करते हैं, देखो इसमें हम निकालेंगे पार्ट डिफरेंस, फिर से मैं वही लिखूंगा। अब जो S2P है वो पूरा नहीं लिख सकता, क्योंकि S2P वाली जो लाइट है वो पूरा एयर में नहीं ट्रैवल कर रही, कुछ एयर में है बाकी ग्लास के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ठीक करेंगे, हम लिखेंगे S2P माइनस T2, ये T2 ये पूरा एयर में है,
प्लस टी अमाउंट वो प्लेट के अंदर चल रहा है, तो प्लेट के अंदर चल रहा है तो उसको एयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं खुद से पूछूं, अगर वो T2 डिस्टेंस म्यू मीडियम में चल रहा है, तो अगर उसको एयर में मौका मिलता तो कितना डिस्टेंस चलता? म्यू इंटू टी। आई होप कि तुम्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है। तो ये है उसका टोटल ऑप्टिकल लेंथ। अब देखो ज्योमेट्रिकली क्या लग रहा है, ज्योमेट्रिकली वो कितना चला S2P, बट इन रियलिटी इतना डिस्टेंस चल रही है आपकी वेव, ऑप्टिकली इतनी चल रही है। ज्योमेट्रिकली तो आपको बस इतना S2P दिखेगा, बट ऑप्टिकली इतनी लाइट चल रही है। इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दूसरी वाली वेव से, उसमें भी सेम S1P माइनस T1 एयर में, और बाकी म्यू1 इंटू T1 ऑल्सो एयर में, ऑप्टिकल लेंथ। अब सब्ट्रैक्ट करके देखते क्या बन रहा है यहाँ पर। H2P माइनस S1P, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपस में, ठीक है। ये अलग कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है जो हमें ऑलरेडी पता है। बाकी जो टर्म बच रहे हैं, जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है टी माइनस T2 बच रहा है, यहाँ पर प्लस T1, तो माइनस T2 प्लस T1। एक काम करता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ सारे टर्म को। तो माइनस T2 प्लस T1, ये दो चीजें और बच रही है। तो इन दोनों का खात्मा हो गया। अब ये दोनों देखते हैं, यहाँ पे बच रहा है प्लस म्यू टू T2, है ना, म्यू टू T2, और यहाँ बच रहा है माइनस साइन में, क्योंकि इसकी वजह से माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस म्यू1 T1, ऐसा कुछ बच रहा है फॉर्मेट। तो इसको थोड़ा सा और ढंग से कर ले। आई डोंट थिंक इसमें कुछ कॉमन आ पाएगा, क्योंकि ये T2, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, यही लिखना पड़ेगा। तो T2 हम पहले लिख लेते हैं, इसमें भी T2 पहले लिख लेते हैं, माइनस निकाल देता हूँ बाहर। तो इसको लिखने के लिए, क्या किया जाए, म्यू2 T2 माइनस म्यू1 T1, ब्रैकेट में नहीं, प्लस के साथ, सॉरी प्लस, साथ में माइनस T2 माइनस T1। ये आपको अब याद रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेंस में नहीं आते, या बट एडवांस में ये काम आ सकता है आपको। आप मेथड समझ लेते हो और भी अच्छी बात है, फिर आपको ये सारा रटना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हो तो ये याद रख सकते हो, और अगर अलग अलग केसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो इस चीज़ को। जैसे कि एक स्पेशल केस ले, इसमें स्पेशल केस क्या, इफ T1 इक्वल टू T2, लेट्स से ना उन्होंने दे दिया कि थिकनेस सेम है, तो क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा। तो देखो T1 इक्वल टू T2, तो ये वाला पार्ट तो गया, ये वाला पार्ट है ना, T1 T2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो अगर कॉमन लेंगे तो S2P माइनस S1P प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू2 माइनस म्यू1। या इतना पार्ट डिफरेंस है। अब मैं पूछो, बताओ इस केस में सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, जहाँ ये जीरो होगा। कर लेना जीरो, तो ये जीरो कर दो, सेंटर फॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब तो आसान हो गया, समझ गए तुम लोग। जीरो, S2P माइनस S1P प्लस म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टी। चलो अब इसको इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये S2P माइनस S1P इक्वल टू, अब क्योंकि नेगेटिव में आएगा तो आपको ये म्यू1 माइनस म्यू2 करना पड़ेगा इस तरह से, है ना। तो अब S2P माइनस S1P कितना होता है, ये तो ज्योमेट्रिक पाथ लेंथ है ना, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ है, ये ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है, दोनों को मिलाकर आपका बन रहा है टोटल पार्ट डिफरेंस। तो ये वाई डी बाई डी होता है, इतना तो याद रखना पड़ेगा, ये वाली चीज, ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस वाई डी बाई डी, कैपिटल डी। तो म्यू माइनस वन, तो यहां से मुझे मिल गया आंसर y इक्वल टू म्यू माइनस वन। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये वो लोकेशन है जहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, और यही वो लोकेशन है जहां पर आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा। इस तरह से डिपेंडिंग ऑन म्यू1 म्यू2। अब देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेथड समझ लो तो बहुत अच्छी बात है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने अभी ये जो पॉइंट सेलेक्ट किया ऊपर सेलेक्ट किया है, अगर मैं नीचे सेलेक्ट करता तो थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस दिखेंगे आपको। आपको ये वाला टर्म पहले दिखता, ये टर्म बाद में दिखता, उसकी वजह से चेंजेस होंगे, प्लस माइनस थोड़ा थोड़ा वेरी होता रहेगा, और वो एक सिली मिस्टेक का रीजन बन जाता है। तो आप मेथड समझो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप ऊपर वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आ जाएगा, नीचे वाला करोगे थोड़ा आप करके देख सकते हो, माइनर चेंजेस यू विल फील। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या है, मतलब इस टॉपिक का, कि अगर हम वाईडीएससी सेटअप में किसी भी ग्लास स्लिट के सामने अगर ग्लास प्लेट यूज करते हैं तो क्या होता है, आपका सेंट्रल ब्राइट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कितने से शिफ्ट होता है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर सिर्फ एक ही ग्लास प्लेट लगा है वन ऑफ द स्लिट के सामने, तब हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो कि सबसे सबसे ज्यादा यूजफुल है। मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे इसी पे होंगे, बेसिक है ना, ये वाला फॉर्मूला। बट अगर दोनों स्लिट पे लगा है तो हमें सॉल्व करके निकाल लेना चाहिए कि कहाँ पर पार्ट डिफरेंस जीरो हो रहा है। ठीक है, वैसे कर सकते हैं। जिसके लिए अलग अलग केसेस बनेंगे, वो तो डिपेंड करता है कि क्या उसमें टी वन सेम दिया है, म्यू वन सेम दिया है, थिकनेस अलग है, म्यू अलग है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ठीक है, इन जनरल मैंने अभी यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। इन जनरल कुछ ऐसा दिखेगा। अब जैसे कई बार होता है ना, थिकनेस अलग हो सकती है, म्यू सेम हो सकता है, तो फिर थोड़ा अलग पैटर्न आ जाएगा। चलो, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है टू बी ऑनेस्ट, कि अगर मुझे किसी के नंबर काटने हो, मैं चाहता हूँ किसी स्टूडेंट के नंबर ना आए, तो मैं इनको यूज करूंगा, ये मेरे हथियार होंगे उसके नंबर काटने के लिए। क्योंकि इस चीज में फंस जाएगा वो, हमें मतलब ऑलमोस्ट फंस जाएगा कोई भी स्टूडेंट जो इस चीज पे ध्यान नहीं रखता, और जो बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस अपने आप को रखता है। इसीलिए लोग बोलते हैं फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट समझने का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेरिवेशंस को समझना, जिसको डिराइव करके वो फॉर्मूलाज बनाए गए। उससे ये समझ में आता है कि कोई भी फॉर्मूला जो है कब अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब डेरिवेशन कर रहे होते हो तो आप कुछ अजम्पशन लेके करते हो उन डेरिवेशन को, तो अगर वो अजम्पशन ट्रू नहीं है तो डेरिवेशन में आया हुआ रिजल्ट भी ट्रू नहीं है। इसीलिए डेरिवेशंस हम लोग करवाते हैं आप लोगों को, और जो आप लोग बहुत इग्नोर मारते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, दैट इज फाइन। जब तक आप मेंस लेवल तक आई थिंक अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो चल जाता है, इजी क्वेश्चंस के लिए चल जाएगा। बट थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करने हो, जैसे मेंस के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस या एडवांस के क्वेश्चंस करने हो, तब ये डेरिवेशंस की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग काम आती है। मेरा जो पॉइंट इज कि व्हाट इफ कि आपका थीटा स्मॉल नहीं हुआ तो, यहाँ पे स्टार्टिंग में जब शुरू किया था ये मैंने वीडियो, तब बोला था थीटा स्मॉल सेकेंड अप्रोक्सीमेशन था। तो क्या हम ब्राइट और डार्क की पोजीशन, ये वाला जो फॉर्मूला था ना ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन, याद है, एन लैम्डा डी बाई डी, अब ये यूज नहीं कर सकते। सब लोग यही यूज करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर मैच भी कर जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इससे बच्चे सॉल्व करेंगे तो इससे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया भी जाएगा, तो वो गलत होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आपने ये थीटा स्मॉल नहीं है अगर, तो आपका अप्रोक्सीमेशन वो नहीं लगेगा, और डी साइन थीटा को आप टैन थीटा में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, जिसकी वजह से वो फॉर्मूला आ रहा था। तो फिर आप कैसे पोजीशन निकालो, वैसे करना पड़ेगा। पहले आप लिखोगे डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ब्राइट फ्रिंज के लिए ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन निकाली है ना, तो डी साइन थीटा इक्वल टू लिखोगे एन लैम्डा। डी साइन थीटा क्या, पार्ट डिफरेंस, तो एन लैम्डा रखो, यहां से थीटा आ जाएगा, और ये थीटा निकालते ही तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ये थीटा बहुत छोटा है, लाइक 0.1 डिग्री, 0.001 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसा कुछ है, तो दिख जाएगा अरे थीटा स्मॉल है, फॉर्मूला यूज हो जाएगा। बट अगर ये आया 30 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब ऐसा कुछ आता है विच इंडिकेट कि ऑब्वियसली फिर वो फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो एक बार थीटा निकाल लो यहाँ से, जब थीटा आ गया तो टैन थीटा क्या लिख सकते हैं, वाई बाई डी, हमारे वाईडीएससी सेटअप में। और यहाँ से क्योंकि थीटा तुम्हें मिल चुका है तो उससे वाई मिल जाएगा। तो अगर मान लो तुम्हें निकालना है, बताओ फोर्थ ब्राइट की लोकेशन, तो यहाँ एन की वैल्यू रखोगे 4,
लैम्डा जो दिया हुआ है, डी जो दिया हुआ है, थीटा आएगा, इसको यहाँ पुट करोगे फोर्थ ब्राइट की लोकेशन, ऐसे करोगे। वैसे ही डार्क फ्रिंज के लिए बस इतना फर्क पड़ेगा, डार्क फ्रिंज के लिए आपको क्या करना है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 करना है, और tan थीटा सेम ही रहेगा। ये ध्यान रखना है अगर एंगल स्मॉल नहीं हो। काफी मेरा फेवरेट पॉइंट है ये चीज इस टॉपिक के अंदर, अगर मुझे किसी को मार्क्स नहीं देना। दूसरा, उससे भी खतरनाक, या खतरनाक क्या, मतलब सेम लेवल पे। दूसरा, अगर डी की वैल्यू नहीं कंपेरेबल हुई स्मॉल डी से, याद है स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं कि डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, जो कि जनरली होता है हमारे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स में भी ये रहता है, क्योंकि इससे फ्रिंज विथ लार्ज करने में हेल्प मिलता है। बट मान लो सवाल तो अब कुछ भी आ सकता है ना, ये नहीं हुआ तो आप पहली बात तो क्या क्या यूज नहीं कर सकते। आप डेल्टा एक्स लिखा था ना, जैसे यहाँ लिखा था ऊपर डी साइन डीटा, ये अभी यूज किया, ये भी अब यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेल्टा एक्स डी साइन थीटा तब आता है जब डी, कैपिटल डी की वैल्यू बहुत लार्ज हो एज कम्पेयर टू स्मॉल डी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका मतलब आप ये भी यूज नहीं कर सकते, ये भी। तो अब लोकेशन कैसे निकाले भाई, अब तो लोकेशन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना पड़ता है, इस केस में हम पार्ट डिफरेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, आपको पार्ट डिफरेंस पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो किसी भी लोकेशन पे पार्ट डिफरेंस निकालना है वाई वाई पर, तो यहाँ से वेव आएगी H1P, यहाँ पे वेव आएगी H2P, दोनों में डिफरेंस निकालो तो देखो H1 की सीधी एक लाइन खींचेंगे, H2 से सीधी एक लाइन खींचेंगे, तो यहाँ से डी बाई टू आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल डी है। अब देखो हमें पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए H2P की लेंथ निकालनी पड़ेगी और S1P की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब इनको पैरेलल नहीं मान सकते ना, जैसे पहले माना था, याद है, अगर डी बहुत बड़ा हो स्मॉल डी से तो पैरेलल माना, वो सब अब नहीं कर सकते, तो पैरेलल नहीं है, तो हमें ये लेंथ निकालना हो। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये दिख रहा है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में आपका ऑपोजिट साइड जो है वो कितना लेंथ है, y प्लस dy2, और ये कितना है, एडजेसेंट साइड कितना है, कैपिटल डी। तो आपका ये लेंथ कितना हो गया, ऑपोजिट स्क्वायर एडजेसेंट स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस। वैसे ही ये जो देखोगे ये ट्रायंगल में, इससे S1P आ जाएगा, ये जो लेंथ है वो है y माइनस dy2, और एडजेसेंट तो सेम ही है, कैपिटल डी, तो ये आ जाएगा ऑपोजिट और एडजेसेंट का स्क्वायर का रूट S1P। पाइथागोरस लगा के अब डेल्टा एक्स क्या लिखोगे, H2P माइनस S1P, ये आ जाएगा, सॉल्व करके कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। और अब निकालना है तुम्हें लोकेशन की ब्राइट फ्रिंज का, तो ब्राइट फ्रिंज का लोकेशन कितना होगा, उसके लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, और डार्क फ्रिंज की लोकेशन 2n - लैम्डा, वो रखो, फिर सॉल्व करो, थोड़ा बहुत मैथ्स लगाओ एंड यू कैन डू दिस। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तो ये 2 पॉइंट्स मेरे फेवरेट है, अगर मुझे किसी को मार्क्स नहीं देने, तुम्हें अगर मार्क्स अपने बचाने हैं तो इन दोनों पॉइंट को समझो और अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करो। रिवीजन के टाइम हमेशा ये पॉइंट आपके ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, लास्ट टॉपिक इसमें YDSC में आपके जो NCERT सिलेबस में मेंशन है वो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है। एक स्मॉल टॉपिक्स है, कभी कभी बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हमारे पास जब भी किसी मीडियम का एक थिन लेयर मिलती है ना, इस तरह की, मान लो कि ये एक ऑयल है, ऐसे इमेजिन कर लो, पेट्रोल कैरोसिन स्पिल आउट कर गया जमीन पर, ठीक है, रोड पर। तो आपको रोड पर या जो भी नीचे फ्लोर पर ऑयल की एक बहुत पतली सी लेयर मिल चुकी है, बहुत पतली सी लेयर मिल चुकी है, और इसकी थिकनेस होगी कुछ टी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है, बहुत कम होगी, मिलीमीटर में ही सही, बट कुछ तो होगी। अब अगर इस पर कोई लाइट फॉल होता है तो क्या होगा उसके साथ, देखिए हम लाइट को ना ट्रेस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। चलो इस कलर से स्टार्ट करते तो लाइट स्टार्ट आई यहाँ पर, लाइट फॉल हुआ पहले अपर सरफेस पर, उस लिक्विड लेयर पे,
और जैसे अपर सरफेस पे फॉल होगा, आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, दो चीजें होंगी, सम अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट विच इज इंपॉर्टेंट, इस लाइट को हम आगे यूज करने वाले हैं। और सम ऑफ द लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा अंदर की तरफ। अब जो ये अंदर लाइट गई है, उसको ध्यान से देखना, ये फिर सेकेंड लेयर पे फॉल होगी। अब जब सेकेंड इंटरफेस पे, या ये फर्स्ट इंटरफेस है और ये सेकेंड इंटरफेस है, जब ये सेकेंड इंटरफेस पे फॉल होगा, तो यहां पर अगेन दो चीजें होंगी, सम अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, तो देखो रिफ्लेक्ट बैक कर गया, और सम अमाउंट आगे की तरफ ट्रांसमिट कर जाएगा। फिर अगेन, ठीक है, रिमेंबर अगेन, अब ये वाली लाइट आई फर्स्ट इंटरफेस पे फिर से, अब फिर से वही दो चीजें होंगी, सम अमाउंट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, तो देखो ये रहा रिफ्लेक्ट बैक, जो अब हमारे काम का नहीं है, बट जो रिफ्रैक्ट हो रहा है बाहर अगले मीडियम में ट्रांसमिट हो रहा है, वो ये वाली लाइट है, R2 वाली लाइट। तो ये R1 यहाँ पर, ये R2 है। अब होता है क्या है, अभी तो आपको क्लियर रखने के लिए, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए, R1 वाली लाइट और R2 वाली लाइट देखो सेपरेटेड है, बट इन रियलिटी इमेजिन करो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी स्मॉल है, तो ये दोनों लाइट ओवरलैप कर जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, क्योंकि समझो ना कि ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, तो ये लाइट जो अप्रोक्सीमेटली, ये वाली लाइट बहुत ही क्लोज टू नॉर्मल होगा, तो ये लाइट भी वेरी क्लोज टू नॉर्मल आएगा, दोनों एक ही पॉइंट से निकल रहे होंगे। तो इमेजिन करो, अगर ये एंगल बहुत छोटा हुआ, ये दोनों वेव जो है ना, लाइट वेव ओवरलैप कर जाएंगे, तो अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड वेव में, इन दोनों रिफ्लेक्टेड नहीं, आप कह लो दोनों वेव में इंटरफेरेंस हो जाएगा ओवरलैपिंग की वजह से। अब डिपेंडिंग ऑन कि दोनों वेव में पार्ट डिफरेंस कितना है, या तो कंस्ट्रक्टिव शो कर सकते हैं या तो डिस्ट्रक्टिव। तो अगर कंस्ट्रक्टिव शो किया तो ब्राइट लाइट बनेगी इस लेयर के ऊपर, फर्स्ट इंटरफेस पे ब्राइट लाइट बन जाएगी, और अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो वो लाइट गायब हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा उस लाइट के लिए। तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकाले, आप इसमें चेक देख ही सकते हो कि कौन सी वेव ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो वेव अंदर से जाके बाहर आई है या जो बाहर पहले से ही थी। ठीक है, तो एक ये वाली वेव है जो तुरंत रिफ्लेक्ट बैक हो गई थी, एक जो अंदर जाके आई है ये वाली वेव, तो ऑब्वियसली R2 वाली वेव ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ज्योमेट्रिकली। आप देख सकते हो वो अंदर गई फिर बाहर, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बहुत इजीली निकाल सकते हो, अगर ये थिकनेस T है, अगर ये थिकनेस T है, तो और ये एंगल R है, तो मुझे ये B to C की डिस्टेंस चाहिए बस। B to C की डिस्टेंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस यूज कर सकता हूँ, मैथ की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग, कॉस आर, है ना, कॉस आर, कॉस आर की वैल्यू एडजेसेंट विच इज टी अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी टू सी वाली डिस्टेंस, और सेम तरीके से सी टू डी वाली डिस्टेंस भी तुम समझ गए, कितना होगा, टी कॉस आर, टी कॉस आर। माहिर हो तुम लोग मैथ्स में, तो आप माहिर हो, तुम्हें समझ में आएगा टी कॉस आर। तो एक बार आते टाइम टी कॉस आर, जाते टाइम टी कॉस आर, तो टोटल कितना हुआ, 2T cos r। इतना ज्योमेट्रिकली ज्यादा चला है जो R2 वाली वेव है। ऑल्सो ये भी ध्यान रखो, ये एयर में थोड़ी चला है, R1 तो एयर में ही था, ये तो मीडियम में चल के आ रहा है, मीडियम में चल रहा है, तो ऑप्टिकल पाथ लेना पड़ेगा ना, और ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल पाथ इनटू म्यू, इतना ऑप्टिकल पाथ हुआ ना इसका, तो टोटल ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, 2μT cos r, है कि नहीं, ये इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट है। दूसरी चीज जो आपको याद रखना पड़ेगा, ये वेव मैकेनिक्स से हम लोग याद रखते हैं, यहाँ पे ये देख रहा R1 जो है, ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये एरेरर है, ये डेंसर है। जब भी कोई ट्रांसवर्स वेव लाइक लाइट वेव या स्ट्रिंग वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, तो उसके रिफ्लेक्टेड वेव में पाई का फेज डिफरेंस आता है, और पाई का फेज डिफरेंस मतलब λ/2 एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल जाता है। तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यहां पर ये जो वेव है, इसमें λ/2 एक्स्ट्रा पाथ लेना पड़ेगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेंसर मीडियम। थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है बट याद रख सकते हो। तो इससे टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ गया, टोटल पाथ डिफरेंस, तो उसने कितना चला,
R2 वाली वेव में 2 म्यू टू कॉस आर, और इसने एक्स्ट्रा कितना चला ड्यू टू रिफ्लेक्शन लैम्डा बाई 2, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए फर्स्ट का। ये टोटल पार्ट डिफरेंस है, ये याद रख सकते हो पार्ट डिफरेंस, ताकि बार बार तुम्हें ये सब सॉल्व ना करना पड़े। अब जिसके लिए भी ये पार्ट डिफरेंस, अगर ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर आया, इधर गया, अगर ये पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 एन लैम्डा के बराबर आया, तो वो वेवलेंथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगी, और वो कलर वहां पे फर्स्ट इंटरफेस पे दिख जाएगा, वो कलर दिख जाएगा, जो भी कलर के लिए ऐसा होगा। और जिसके लिए ये 2n माइनस वन लैम्डा बाई 2 होगा, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और वो कलर नहीं दिखेगा। इसलिए सारे कलर नहीं दिखते, जिन कलर्स के लिए इन थिन फिल्म के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वही कलर वहां पे फर्स्ट इंटरफेस पे दिखते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल में, ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। आपने देखा होगा जब भी बचपन में बबल, या अभी भी बच्चे ही हो और बबल से खेलते हो तो कोई बात नहीं, बट आपने देखा तो होगा जब सनलाइट इस पे पड़ती है बबल पे, तो आपको कुछ कलर्स दिखते हैं बबल्स में। कभी अगर आप याद नहीं है तो अब करके देखना, सनलाइट में आप बबल, जब व्हाइट लाइट फॉल होती है, अब क्या है ना, व्हाइट लाइट पे सारे कलर्स हैं, तो कुछ कलर कंस्ट्रक्टिव शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस, कुछ डिस्ट्रक्टिव शो करते हैं। तो जो कंस्ट्रक्टिव शो करते हैं वो दिख जाते हैं, जैसे आप ब्लू कलर दिख रहा है, वायलेट भी थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा ग्रीन भी दिख रहा है, तो ये सब कंस्ट्रक्टिव शो कर रहे हैं। बट कौन सा नहीं दिख रहा, आई थिंक रेड थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, या पिंक में मिक्स है वो, ऑरेंज शायद नहीं दिख रहा, तो मे बी लाइक से कि वो डिस्ट्रक्टिव शो कर रहा है सर। ये सेम चीज होता है जब कोई कैरोसिन या पेट्रोलियम या डीजल ये सब स्पिल हो जाता है रोड पर, तो आपको ऐसे कलर दिख रहे होते हैं जब सनलाइट इन पे पड़ती है। ये तो आपने देखा ही होगा, कई बार ऑयल गिर जाता है, इवन वेजिटेबल ऑयल घर पे खाने कुकिंग वाला ऑयल गिर जाता है तो ये सब हो जाता है। ये कुछ एग्जांपल है थिन फिल्म इंटरफेरेंस की, ठीक है। और जिसके लिए तुम्हें ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी, आप तो रिमेंबर दिस सॉल्व करने के लिए। तो अगर तुम्हें पूछा जाए बताओ कौन सी लाइट दिखेगी, तो मतलब तुम्हें वेवलेंथ पूछा जा रहा है, वेवलेंथ सॉल्व करना, निकालना, आपका आंसर मिल जाएगा कि कौन सी लाइट दिखेगी कौन सी लाइट नहीं दिखेगी। चलो, तो आज के लिए वाईडीएस डिस्कशन यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, एंड आगे हम डायफ्रैक्शन को भी रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस आर्म डिजिटल पेज। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी जरूर आए। थैंक यू वेरी मच।